अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीबॉडी फॉर दिस जॉब हंटिंग मास्टर क्लास, जिसकी आज फर्स्ट क्लास सीवी या रिज्यूमे बिल्डिंग जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके जी, सबको अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और सबको अगर स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है तो लेट्स बिगिन। आज की हमारी क्लास जो है जी वो सीवी या रिज्यूमे इसके ऊपर है। सबसे पहले तो हम यही क्लियर करते हैं कि सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ना एक ये स्क्रीन दिखाऊं और इस स्क्रीन को देख के आप लोगों को क्या ये क्वेश्चन कभी अपने माइंड में आता है कि हमारे पास इतनी क्वालिटीज और इतने स्किल्स हैं तो हम उसको एक पेज पे कैसे ला सकेंगे? क्योंकि यूजुअली सुनने में आता है मार्केट में कि जी सीवी आपका एक पेज का होना चाहिए। अब किसी इंसान का 8 या 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो उसको एक पेज का सीवी कैसे बना सकता है? तो आज हम ये चीजें भी सारी डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत बेसिक हैं, लेकिन उनसे गो थ्रू होना इसलिए जरूरी होता है कि जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगी ना, तब तक आपको जो मैं बाद में टिप्स बताऊंगा उनका फायदा नहीं होगा। सो बेसिक की जो इंफॉर्मेशन है ना, हम पहले उसको लेके चलेंगे और देखेंगे कि फाउंडेशंस क्या हैं। पहले आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है, ऑल्दो यहाँ फ्लो में लग रहा है जैसे बहुत लंबी प्रेजेंटेशन है, कोई इतनी लंबी प्रेजेंटेशन नहीं, बट सारी बहुत नेसेसरी और बेसिक स्क्रीन है। सबसे पहले हम देखेंगे सीवी रिज्यूमे ये क्या चीज है। कुछ लोग सीवी कहते हैं, कुछ रिज्यूमे कहते हैं, क्या मामला क्या है इनका। उसके बाद हम देखेंगे कवरिंग लेटर या कवर लेटर ये क्या बला है। उसके बाद सीवी प्रिपेयर करने के लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। सीवी का स्ट्रक्चर देखेंगे। एटीएस, अब आजकल बड़ी बात चल रही है एटीएस की, तो हम ये देखेंगे कि जी एटीएस जो है ये क्या फिनोमिना है। फिर हम कुछ सीवी के फॉर्मेट्स पे बात करेंगे। एक स्पेशल आप लोगों के लिए जो है मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ मैक्सिमाइजिंग सीवी इम्पैक्ट। आप अपने सीवी के ऊपर कौन से 4 चांद लगाएंगे जिससे उसका इम्पैक्ट जो है ना वो जिससे उसकी विजुअलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और फिर उसके बाद हाउ टू ईमेल योर सीवी। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि जी हम तो लिंक्डइन पे जॉब ऐड देखते हैं, तो जी वहां पे तो हम अपना सीवी अपलोड करके अप्लाई कर देते हैं इजी अप्लाई के थ्रू। तो ये हाउ टू ईमेल योर सीवी क्या चीज है, जब इसकी बारी आएगी इसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद एक क्विक रिकैप होगा। रिकैप के बाद स्टफ नॉट फाउंड ऑन इंटरनेट, ये वो स्क्रीन है जो आप सर्च करेंगे ना तो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। ये वो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो आपको एक रिक्रूटर ही बता सकता है, वो इंटरनेट पे आपको सर्च करने पे शायद अवेलेबल ना हो। ठीक है, फिर हम Q&A सेशन करेंगे और उसके बाद फिर ये प्रेजेंटेशन एंड होगी। तो सब रेडी है, स्टार्ट करें? चलें जी। जी सर, बिल्कुल। जी जी, पहली स्क्रीन हमारे पास सबसे पहली चीज आती है जी सीवी वर्सेस रेज्यूमे। अच्छा जी, दोनों जो है ना, मैं आपको बताता चलूं, चीज एक ही है। सीवी भी वही चीज है और रेज्यूमे भी वही चीज है। बस फर्क इतना है कि यूएस के अंदर ये दो टर्म्स हमारे पास निकल आई हैं, जिसमें एक टर्म हमारी रेज्यूमे है और एक टर्म हमारी सीवी है। सीवी बेसिकली जो है वो ज्यादातर रिसर्च बेस्ड जॉब्स के लिए इस्तेमाल होता है यूएस में। सीवी के सेक्शंस ज्यादा होते हैं, रेज्यूमे के सेक्शंस थोड़े कम होते हैं। सिर्फ ये फर्क है। पाकिस्तान में दोनों चलते हैं, आप इसको सीवी कह लें, आप इसको रेज्यूमे कह लें, दोनों एक ही बात है। ठीक है जी, ये तो हो गया जी, ये कंफ्यूजन खत्म कर दी सीवी और रेज्यूमे क्या था। अगली चीज पे हम आते हैं जी, कवरिंग लेटर्स। अच्छा, अब मैं जब भी कवर लेटर की बात करता हूं ना तो आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कवर लेटर क्या चीज है। वो कहते हैं कवर लेटर ये क्या होता है? कवर लेटर सीवी होता है या रेज्यूमे होता है? कवर लेटर भी कोई चीज होती है? तो मैं आपको बताता चलूं कि कवर लेटर, आप नाम देखें ना, मैं आपको एक नाम से एक रिजेम्बलेंस देता हूं। कवर लेटर जिसका मतलब है पैकेजिंग। कवरिंग लेटर जो होता है ना, बेसिकली आपकी पैकेजिंग होता है, आपका रैपर होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आप शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं, ठीक है, आपने किसी के लिए चॉकलेट्स गिफ्ट लेनी है, ठीक है। अब आपने सारी चॉकलेट्स तो नहीं खाई हुई, आप मार्केट में गए, आपको रैक के ऊपर काफी सारी चॉकलेट्स नजर आई, ठीक है। आप कौन सी वाली उठाएंगे? ऑब्वियसली जो आपकी आंखों को अट्रैक्ट करेगी, आप उसकी तरफ जाएंगे, उसको उठा के देखेंगे, पढ़ेंगे उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कि डार्क चॉकलेट तो नहीं है, मिल्की तो नहीं है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपको जिस कवर पे मिल जाएगी, आप उसको खरीदेंगे और उसको लेके जाएंगे। बिकॉज एक तो कवर आपको अच्छा लगा, कवर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन थी उससे आपको चल गया पता कि जी कवर के अंदर चॉकलेट का टेस्ट कैसा होगा। तो
कवरिंग लेटर भी मेरे बहनों और भाइयों यही चीज होती है कि आपका एक रैप जिसके थ्रू रिक्रूटर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सीवीज। लेकिन लोग ना कहते हैं कि यार कवरिंग लेटर नहीं 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 कोई नहीं पढ़ता। कवरिंग लेटर क्यों नहीं पढ़ते? कवरिंग लेटर आप बोरिंग ना लिखें ना, कवरिंग लेटर आप इंटरेस्टिंग लिखें, कवरिंग लेटर के अंदर वो चीजें लिखें जो कवरिंग लेटर की डिमांड है। आइए देखते हैं कि कवरिंग लेटर के अंदर लिखना क्या होता है। बेसिकली आजकल भी बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स है ना वो कवरिंग लेटर की डिमांड अगर ना भी करें तो उसकी रिस्पेक्ट बड़ी करते हैं। वो कैंडिडेट जो अपना सीवी भेजता है अलोंग विद कवर लेटर, बिलीव मी, मेरे पास अगर कोई सीवी आता है ना और उसके साथ कवरिंग लेटर होता है, मैं उस कवरिंग लेटर को स्पेशली पढ़ता हूँ कि यार इस बंदे ने टाइम लगा के कवरिंग लेटर भी साथ लगाया है, तो मैं देखूं तो सही इसमें इस पे लिखा क्या हुआ है। लेकिन अफसोस होता पता है क्या है? कॉपी पेस्टिंग होती है। आप एक ही कवरिंग लेटर यूज कर रहे होते हैं 10 पोजीशंस के लिए अप्लाई करने, जो जहां पे आपने अपना सीवी भेजा है हर जगह पे वही कवरिंग लेटर आप चेप रहे होते हैं, जिसको हम सही पंजाबी में वर्ड बोलते हैं चेपना। भाई आपने अप्लाई किया है फॉर एग्जाम्पल KFC के अंदर, ठीक है, तो जो आपने कवरिंग लेटर मैकडोनल्ड्स के लिए लिखा था वही आपने छाप दिया है KFC के लिए भी, तो इस तरह तो बात नहीं बनेगी ना, इस तरह तो बल्कि इम्पैक्ट बुरा जाएगा। सो कवरिंग लेटर शुड बी यूनिक फॉर ईच जॉब यू अप्लाई फॉर, ठीक है। और कवरिंग लेटर बनाना कैसे है, उसकी मतलब वो किस टाइप का होना चाहिए, उसके निटी ग्रिटी क्या है, उसका साइज कितना होना चाहिए, उसके सैंपल्स कहाँ पे हैं, तो इस क्लास के बाद मीरब आपको ग्रुप के अंदर कुछ लिंक्स शेयर करेंगी जिसके अंदर आपको कवरिंग लेटर के बड़े अच्छे सैंपल्स भी मिलेंगे, ठीक है। हम अभी सैंपल्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे मोटिव जो है वो सीवी मेकिंग है, ओके। सो कवरिंग लेटर की अगर एक जिसे कहते हैं ना लुबे लुबाब या एक डेफिनेशन वन लाइनर अगर मैं कहूं तो वन लाइनर होता है जी कि कवरिंग लेटर इज लाइक अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यू राइट फॉर योरसेल्फ। भाई आपने अपने आप को सेल करना है कवरिंग लेटर में एक्चुअली, ठीक है, तो आपने प्रिसाइसली वही चीज लिखनी है जो आपको पता हो कि रिक्रूटर देखना चाहता है, ठीक है। अभी हम इस पॉइंट पे आएंगे कि रिक्रूटर क्या देखना चाहता है, ये चीज आपको समझ कैसे आएगी, ठीक है। आज हम सिर्फ सीवी बनाना नहीं सीख रहे, हम ये सीख रहे हैं कि हमने सीवी के थ्रू अपने आप को सेल कैसे करना है। सीवी बनाना तो आपको बड़े आराम से, आप वेबसाइट सर्च करें, आप चैट जीपीटी के ऊपर जाएं, सीवी आप बना लेंगे, ठीक है। बनाना जो है वो आर्ट नहीं है, अपने आप को उस पेपर के थ्रू सेल कैसे करना है, ये साइकी कैसे समझनी है कि रिक्रूटर चाह क्या रहा है, हम आज उन सारी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक्स देख रहे हैं। What if I told you people don't read cover letters because no one writes a good cover letter? ये बात अभी मैंने की कि कवरिंग लेटर में अगर आप कॉपी पेस्टिंग करेंगे ना, रिक्रूटर नहीं पढ़ेगा उसको। अगर आप चाहते हैं कि आपका कवर लेटर पढ़ा जाए तो कवर लेटर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको एटलीस्ट खुद का पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या वो खूबी है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 लाइनों में या 4 लाइनों में, तो रिक्रूटर जो है वो रैपर खोलेगा और मेरा सीवी देखना चाहेगा। आगे चलते हैं। प्रिपेयरिंग योर सीवी। अब ये प्रिपेयरिंग योर सीवी वो चीज नहीं है कि जी हम पेपर लेके बैठे हैं, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला और हम टाइपिंग करना शुरू हो गए, नहीं। प्रिपेयरिंग योर सीवी का मतलब ये है कि जब आप सीवी प्रिपेयर करने लगे हैं तो उसके लिए आपने खुद के लिए क्या प्रिपेयरिंग करनी है, अपना माइंडसेट कैसे रेडी करना है। आजकल क्या होता है जी, आजकल होता है कि लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर आप आधे घंटे के अंदर एक लिस्ट निकाल सकते हैं ढेर सारी जॉब्स की। सीवी आपने तैयार किया हुआ है, अपडेट किया हुआ है, ठीक है जी, लिस्ट आपने निकाली, लो जी उसमें से आपने सर्च किया फॉर एग्जांपल अकाउंट्स मैनेजर। अकाउंट्स मैनेजर की आपको कोई अगर 15 जॉब्स नजर आ गई हैं, आपने की अपनी आंखें बंद, उस पर बल्कि बांधी पट्टी, पट्टी बांधने के बाद आपने 1 बाय 1 क्लिक मारा और सब पे अपना सीवी भेज दिया। मुझे सही सही बताए, किसी ने भी रिसर्च की कि कंपनी कौन सी है? आपने ये फुर्सत या ये जहमत भी की देखने की कि यार जिधर जिधर मैं अप्लाई कर रहा हूं, मैं जरा उन कंपनियों के पेज तो खोल के देखूं कि आखिर वो क्या बुलाए हैं, वो काम की कंपनी भी है कि नहीं, स्टार्टअप तो नहीं है। अगर स्टार्टअप है भी तो उसकी बेस क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ का है, या अगर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फर्म है तो वो किस तरह ऑपरेट कर रही है, और लिंक्डइन के ऊपर उसकी प्रेजेंस कैसी है, कितने एम्प्लॉइज वहां पे काम कर रहे हैं। हम नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? टाइम नहीं होता जी। हमने 50 जगह अप्लाई करना है, तो अगर हम ये देखना शुरू हो जाएंगे तो हम 50 जगह पे अप्लाई कैसे करेंगे? यही बात है ना। बात पता है क्या होती है, अंधाधुंध फायरिंग करेंगे ना तो कोई गोली निशाने पे नहीं लगेगी, तुक्का लग जाएगा तो शायद लग जाए, लेकिन हमने ये तुक्के नहीं मारने ना।
अगर आप निशाना लेके फायर करेंगे तो चांसेस ज्यादा है ना कि आपकी गोली निशाने पे लगेगी। तो बेहतर नहीं है कि आप थोड़ा टाइम लें, निशाना लें और फिर गोली चलाएं, बजाय इसके कि जी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और जी फुल टाइम फायरिंग हो रही है, कुछ पता नहीं है गोली किधर जा रही है। सो कंपनी की रिसर्च करना पहले बहुत जरूरी होता है। जिधर भी आप अप्लाई करें कम से कम ये देखेंगे भाई कंपनी कौन सी है। उसके बाद नंबर 2 चीज जो सबसे बड़ा गिला है हम रिक्रूटर्स का, और वो ही गिला ये है कि जी लोग अप्लाई कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे कि जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा क्या हुआ है, हमने मांगा क्या हुआ है। आप किसी भी रिक्रूटर से पूछेंगे ना वो आपको यही कहेगा, लोग यार जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, लोग सिर्फ टाइटल पढ़ते हैं और अप्लाई कर देते हैं। कहते हैं कि जी टाइटल लिखी हुई है जी अकाउंट्स मैनेजर, अप्लाई करो। भाई देख के पढ़ो, अकाउंट्स मैनेजर लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो अकाउंटिंग वाला काम हो। आजकल अकाउंट्स मैनेजर वाली टर्म जो है ना वो बहुत सारी और जॉब्स के लिए भी यूज होती है। तो लोग पढ़ते नहीं नीचे कि जी मांगा क्या हुआ। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको एक समरी दी होती है रिक्रूटर ने कि मुझे क्या चाहिए, तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, पढ़ने के बाद देखिए क्या यार ये वाकई मैं कर सकता हूँ चीजें या मैंने की नहीं है। अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना तो आपका कवरिंग लेटर वाला काम और आपके रिज्यूमे में अपनी मोटी मोटी चीजें हाईलाइट करने वाला काम बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन वही वाली बात ना, हमारे पास टाइम नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, तो ये पढ़ना जरूरी है। 50 गोलियां फायर करने की बजाय अगर आप 5 गोलियां लेके फायर करेंगे तो चांसेस हैं कि 5 में से 3 निशाने के नजदीक लगेंगी, यानी कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस जो हैं वो 60 to 70% होंगे आउट ऑफ 5 जॉब्स। बजाय इसके कि अगर आप 50 गोलियां मारें उसमें तुक्का ही लगेगा। आपने मतलब वो जिसे कहते हैं ना एक हम एक टर्म बोलते होते हैं जब आपने मैस ईमेलिंग करते हैं ना, जिसको हम उसको बोलते हैं छट्टा लगाना। तो ये छट्टा लगाना होता है। जब आप छट्टा लगाते हैं ना तो वो क्वालिटी नहीं होती। क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे ना करें। 50-50 जगहों पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे, कॉल कहीं से भी नहीं आएगी। शायद किसी एक जगह से आ जाए, आपको याद भी नहीं होगा कि कौन सी कंपनी है। फिर आप उसका उनसे पूछेंगे कि हाँ जी अब मुझे बताएं, सॉरी मैंने बहुत जगहों पे अप्लाई किया है तो मुझे याद नहीं है कि कंपनी कौन सी है। आपका ख्याल है जब आप ये चीज बोलेंगे रिक्रूटर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा? अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। जब मैं किसी को कॉल करता हूं और मैं उसको कंपनी का नाम बताता हूं कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, और वो साथ ही बंदा कहता है ओ यस यस आई नो डीआरसी, द कंपनी दैट इज फाउंडेड बाय जेम्स कैन, मुझे अच्छा लगता है यार बंदे ने अपना होमवर्क किया हुआ है। आधे मार्क्स तो मैं इसको वहीं पे दे देता हूँ, यानी कि मेरे लिए वो लाइकेबल कैंडिडेट बन जाता है। तो आप लोग भी लाइकेबल कैंडिडेट बने, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसके बाद तीसरा पॉइंट देखें जी, द इनसाइड स्कूप। अभी हमने कोई सीवी प्रिपेयर नहीं किया, अभी आपने सिर्फ जॉब ढूंढी है, जॉब ढूंढने के बाद कंपनी रिसर्च की है, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, और आप थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं इनसाइड स्कूप। लिंक्डइन के ऊपर कंपनी पेज पे आपको उस कंपनी के एम्प्लॉयज भी मिल जाएंगे। जरा इनबॉक्स में जाए ना उनके, ये जो आलतू फालतू इनबॉक्स में आप जा रहे हैं हेलो हाय कर रहे हैं, उसकी बजाय इन लोगों के इनबॉक्स में जाए, उनको मैसेज करें, इनसे पूछें कि जी मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कंपनी कैसी है, कल्चर कैसा है। इनसाइड स्कूप लेने की कोशिश करें। आपको कंपनी, अगर आपको ये लगता है कि जी लिंक्डइन के ऊपर ये जो तस्वीरें लगा रहे हैं, जो इवेंट्स लगा रहे हैं सब फेक है, तो ये जो इनसाइड स्कूप है ना ये आपको बड़ा सच मिलेगा, ठीक है। आपको खुद ही चल जाएगा पता कि वो जो बंदा है ना जिसको मैंने इनबॉक्स किया है वो वहां पे जॉब कर रहा है, वो मुझे झूठ क्यों बोलेगा। ऑब्वियसली वो वहां पे काम कर रहा है तो अपनी कंपनी की तारीफ तो करेगा, लेकिन आपको हार्ड फैक्ट्स और रियलिटीज भी बताएगा। सो इनसाइड स्कूप लें। अब ये 3 चीजें आपने कर ली और अब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ जी मैंने यहाँ पे सीवी भेजना है, ठीक है। तो फिर हम आते हैं कि जी सीवी के लिए जो प्रिपरेशन है ना, या सीवी के लिए अंदर जो 3 मेन चीजें हैं वो क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने ये मेक श्योर करना है, अगर आप सीवी बनाने लगे हैं लेट सपोज, या आपने सीवी बनाया हुआ है, तो उसकी फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट में एक बहुत मजेदार चीज है कि लोग कहते हैं कि जी इटैलिक, बोल्ड, और जो है अगर इसको बोल्ड नहीं करना, इस तरह की चीजें शायद उसमें आती हैं। इसमें ये चीजें नहीं आती हैं। इसमें ये चीज आती है कि अगर आपने सीवी बनाया ना तो सर से लेके पैर तक आपका सीवी एक फॉन्ट में होना चाहिए। हाँ, फॉन्ट के साइज डिफरेंट हो सकते हैं ऑब्वियसली, हेडिंग 1, हेडिंग 2, बुलेट पॉइंट्स, इनके साइजेस डिफरेंट होंगे, फॉन्ट एक होगा। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा आगे जाके कि मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि एक फॉन्ट यूज करें। और जो बेसिक फॉन्ट्स है ना, जैसे एरियल हो गया, और उसके अलावा आपका टाइम्स न्यू रोमन हो गया, उसके अलावा आपका कैलिब्री हो गया, ये 2-3 फॉन्ट्स हैं जो बड़े बेसिक फॉन्ट्स हैं। और ये फॉन्ट्स जो है ना, ये आपके आगे चल के जब हम एटीएस की बात करेंगे ना तो उधर भी हमारी डिस्कशन में आएंगे। तो बेसिक फॉन्ट्स यूज करें जो कि इजी टू रीड हो। हम रिक्रूटर्स को सीवीज देखते देखते एन के लग गई हैं, ठीक है ना। तो हमने सीवी वो देखना है जो हमारे लिए पढ़ने के लिए आसान होगा।
अगर सीवी पढ़ने के लिए आसान नहीं होगा ना, बिलीव मी, अगर मेरे पास 10 सीवी पड़े हुए हैं और मैं आपको ये बात बता दूं कि मुझे 15 से 20 साल हो गए सीवी शॉर्टलिस्ट करते हुए, ये काम 15-20 साल से कर रहा हूँ। सीवी को हम लोग उठाते हैं, एक सीवी लाइकेबल है या नहीं लाइकेबल, वो हम 3 से 5 सेकंड्स में डिसाइड करते हैं और फिर अगले सीवी पे मूव कर जाते हैं। 3 से 5 सेकंड्स, यानी कि आपका जो पीस ऑफ पेपर है ना, उसके पास 3 से 5 सेकंड्स होते हैं हमारी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो उसमें अगर आप मुश्किल मुश्किल फॉन्ट यूज करेंगे, स्टाइलिश किस्म के फॉन्ट यूज करेंगे जो मुझसे पढ़े नहीं जा रहे, आपका क्या ख्याल है कि मैं मतलब तरद्दुद करूंगा कि मैं उसको खोल के पढूं या मैं उसको गौर से पढूं कि मुझे समझ आए? नहीं, मैं कहूंगा यार अभी आगे ही 50 सीवी पढ़े हुए हैं, मैं अगले पे मूव करता हूँ, ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो सिंपल और बेसिक फॉन्ट यूज करें। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, अब कोई सीवी मुझे फॉन्ट वाइज तो इजी लग गया, लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते मुझे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नजर आई है, तो और फर्ज करें जी मैं एक ऐसे बंदे का सीवी पढ़ रहा हूँ जो मास्टर्स है या बैचलर्स है या एचआर की डोमेन से या किसी भी डोमेन से पढ़ा लिखा है, लेकिन ऐसे ही उसने सीवी मिस्टेक मारी है कि मैं मतलब जो है ना, जिसे कहते हैं ना एकदम खाना खाते खाते वो जो एकदम काली मिर्च मुंह में आ गई, वो वाला हिसाब होता है। सारा एकदम जो है ना टेम्पो टूट जाता है आपका। बंदे का जो है ना एक इमोशंस जो एक बंदे के लिए बिल्ड हो रहे होते हैं कि यार कितना अच्छा कैंडिडेट है, ये होगा वो होगा, वो सारे टूट जाते हैं। सो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए जब भी आप सीवी बनाएं, 2 दफा 3 दफा 4 दफा प्रूफ रीड करें कम से कम। खुद अगर अपनी गलती नहीं पकड़ पा रहे, किसी को दें, अपने किसी फ्रेंड को दें, अपने किसी कुलीग को दिखाएं, उससे भी प्रूफ रीड कराएं। समटाइम्स अपनी गलती नहीं पकड़ी जाती, लेकिन प्रूफ रीडिंग जरूर करें। इन सारी चीजों के बाद कंपनी रिसर्च, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गई, इनसाइड स्कूप की बात हो गई, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग हो गई, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की भी हमने बात कर ली। अब हम आते हैं जरा सीवी स्ट्रक्चर के ऊपर, और मैं कोई बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो सीवी का स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत सिंपल करके आपको बताऊंगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए। आप अपना सीवी बना भी सकते हैं, आप अपना सीवी मिनटों में बना, बल्कि मिनटों क्या सेकंड्स में आप बना सकते हैं। उसके बाद आप अपना सीवी जो है उसकी फॉर्मेटिंग भी बड़ी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन माइंड यू, बेशक आप अगर इसको ऑनलाइन प्रिपेयर कर भी रहे हैं ना, फिर भी आप उसको एक दफा प्रूफ रीड करें, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वहां पे भी हो जाती है, मैंने देखी है। सो जो स्ट्रक्चर ऑफ सीवी है ना, उसमें हम बेसिक बात करेंगे ताकि आपको बेसिक आइडिया हो कि जो सीवी का स्ट्रक्चर है उसमें चीजें क्या क्या आती हैं। अभी मैं इसके सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा, ये वो बेसिक चीजें हैं जो एक सीवी में हम लोग देखना चाहते हैं, हम रिक्रूटर्स देखना चाहते हैं। जिसमें हेडर आता है, हेडर के अंदर जो टॉप पे होता है आपका नाम है, नाम के बाद उसमें आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, दैट इज इट। सिंपल एंड बेसिक रखें। अपना नाम, नाम के बाद नीचे अपना जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना वो मोबाइल नंबर जो काम करता हो। अपने मोबाइल नंबर को बड़े गौर से और ध्यान से लिखें, क्योंकि यही नंबर है जिस पे रिक्रूटर ने आपको कांटेक्ट करना है अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है। 2-2 4-4 नंबर मत दें, एक नंबर दें। लोगों ने 2-2 नंबर दिए होते हैं, जिसमें कभी एक नंबर बंद होता है, दूसरे पे व्हाट्सएप चल रहा होता है, या लिखा होता है जी व्हाट्सएप ओनली। प्लीज ऐसे मत करें। अपने जो है ना, एक तो सीवी आपका शॉर्टलिस्ट हो रहा है, और शॉर्टलिस्ट होने के बाद जब आप इस तरह की चीजें उसमें करेंगे ना, तो आप अपने सीवी का ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बड़ा क्लियरली आपको बताऊं, कबाड़ा खुद ही कर रहे होंगे। सो डोंट राइट व्हाट्सएप ओनली या दिस थिंग ओनली, राइट वन मोबाइल नंबर जो कि आपका काम करता हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपकी ईमेल आती है, और ईमेल प्लीज जो है ना, हम अभी भी बड़ी रंगारंग पढ़ते हैं, जैसे हॉटस्पॉट 69 हॉटस्पॉट 70@gmail.com। ये जो आपने ईमेल अपने बनाए थे ना बचपन में, प्लीज वो वाले ईमेल्स ना यूज करें। प्रॉपर अपने नाम के साथ एक जो है प्रोफेशनल ईमेल बनाएं, और अपना जो है ना सीवी उसके ऊपर वो वाला मेंशन करें। वो शाइनिंग स्टार और इस तरह के जो सीवीज के ऊपर जब ईमेल देखने को मिलते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है ना, वो फौरन उस बंदे की साइकी पे जाता है कि ये कितना इमेच्योर है। इसको ये नहीं पता कि सीवी के ऊपर उसने अपना ईमेल जो है वो प्रोफेशनल तरीके से लिखना है, और प्रोफेशनल ईमेल लिखना है। तो अपना एक प्रोफेशनल, अपने फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, और आगे अगर फर्ज करें आपको जीमेल के ऊपर वो वाला नाम कंप्लीट आपका नहीं मिल रहा, तो आगे अंडरस्कोर डाल के कोई अपना नंबर वगैरह डाल लें, बट इस तरह का ईमेल यूज करें। और अगर आपकी, जो कि आजकल सबकी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल है, तो अपनी जो लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक है वो जरूर डालें यहाँ पे। मैं तो ये सबको कहता हूँ कि वो जरूर मेंशन करें, क्योंकि मैं आपका सीवी देखूंगा तो मैं आपकी प्रोफाइल पे भी जाऊंगा, ठीक है। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर बनी हुई है उसका लिंक दें। उसके बाद ये जो आपका घर का एड्रेस है ना, मुझे आपका मकान नंबर, मुझे आपका गली नंबर, मुझे आपका मोहल्ला, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ वो एरिया जहाँ पे आप रहते हैं वो, और आपका शहर, इतनी इन्फॉर्मेशन भी अगर आप दे देंगे ना अपने सीवी पे,
कल को जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंशाल्लाह अगर आप इंटरव्यू में भी कामयाब हो जाते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो जो ऑनबोर्डिंग एचआर एग्जीक्यूटिव होगा वो आपसे आपके घर की डिटेल इंफॉर्मेशन, जो एड्रेस की इंफॉर्मेशन है वो ले लेगा। अपने सीवी के ऊपर पूरा मकान नंबर, गली नंबर, कूचा नंबर, फलाना नंबर, ये सारी चीजें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एरिया, और जैसे फॉर एग्जांपल समनाबाद हो गया, लिबर्टी हो गया, उसके अलावा डीएचए फेज 1 हो गया, एरिया मेंशन किया और शहर मेंशन किया, ताकि हमें पता चले आप किस एरिया से, कहाँ आप फिजिकली जो है, जहां से आप ऑफिस आएंगे वो एरिया कौन सा है। ठीक है, तो हेडर में ये चीजें आई। प्रोफेशनल समरी, प्रोफेशनल समरी के अंदर मुझे 15-15 लाइनें देखने को मिलती हैं। लोग उसके अंदर कॉपी पेस्टिंग ही करते हैं कि जी गूगल पे गए, जाके प्रोफेशनल समरी लिखी। अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट सोच लेना कि यार मैंने इसके अंदर लिखना क्या है, मतलब मैं क्या ऐसी चीज लिखूं जिससे रिक्रूटर अट्रैक्ट हो। ये वही चीज है, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन अगर गौर से पढ़ी होगी ना, तो आपको पता होगा कि भाई प्रोफेशनल समरी मेरे पहले पेज पे है। और अगर रिक्रूटर मेरी समरी पढ़ रहा है तो वो समरी पढ़ के इतना इंट्रीग हो कि वो मेरा बाकी का सीवी देखे, तो उसमें वो चीजें आप लिखेंगे जो उस रिक्रूटर ने जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगी हुई। उसके बाद जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड, इसमें सारे ऑलमोस्ट सही चीजें लिखते हैं, बस गड़बड़ कहाँ पे होती है, हम एजुकेशनल बैकग्राउंड तो अपनी बता देते हैं कि जी हमारी लेटेस्ट डिग्री यहाँ से, हमारी स्कूलिंग यहाँ से, आगे ये मेंशन करना मुनासिब नहीं समझते कि किस सन में की थी। तो आप अपना मंथ और डेट जो है ना, पासिंग ईयर, एटलीस्ट पासिंग ईयर ही लिख दें, लेकिन लिखे जरूर। ऑनर एंड अवार्ड में आपका जी आपने एकेडमिक कोई भी अचीवमेंट की हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो आपकी एकेडमिया की हो, वो जरूर मेंशन करें। स्ट्रक्चर में ही चलते हुए ना हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आता है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्लीज अपने लेटेस्ट से स्टार्ट करें जहां आप करंटली जॉब कर रहे हैं, और फिर उसको उस ऑर्डर में लेके जाएं, उससे पिछला, फिर उससे पिछला, और फिर सबसे पुराना, राइट। और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर भी लोग खाली ईयर मेंशन कर देते हैं, ईयर मेंशन नहीं करते। आपने मंथ और ईयर, स्टार्टिंग मंथ, स्टार्टिंग ईयर, और आपका जो एंडिंग मंथ है या एंडिंग ईयर है वो आपने साथ मेंशन करना है। करंट जॉब है अगर आपकी, तो स्टार्टिंग मंथ एंड ईयर अप टिल प्रेजेंट, ये आपने जरूर लिखना है। सर्टिफिकेशन और स्किल्स, अच्छा अब आपकी स्किल्स में हार्ड स्किल्स भी आती हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी आती हैं, ये दोनों मिक्स जो है ना आप सीवी में डालेंगे। इस पे भी हम आगे चल के डिटेल में बात करते हैं जब मैं आपको कुछ सीवी सैंपल्स दिखाऊंगा। एडिशनल सेक्शंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीवी और रेज्यूमे में ये फर्क होता है कि रेज्यूमे के अंदर सेक्शंस कम होते हैं, सीवी के अंदर डिटेल्ड होते हैं। तो एडिशनल सेक्शंस के अंदर आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, जैसे आपने अगर कहीं वॉलंटियर वर्क किया है, कोई सोशल वर्क किया है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। किसी आपने एनजीओ को ज्वाइन किया था या वहां पे कोई ऐसा काम किया है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं, जो आपको फील होता है कि जी जहां मैं अप्लाई कर रहा हूँ वहां इसकी कुछ रेलेवेंसी बन सकती है। खामखा जो है ना सीवी को लंबा मत करें, रेलेवेंट रखें उस जॉब के लिए जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं। और फिर एंड में आता है जी रेफरेंसेस। हर बार कहता हूँ, ये मेरा पहला लेक्चर नहीं है, जब भी मैंने लेक्चर दिया है सीवी प्रिपरेशन पे सबको मैंने कहा है प्लीज रेफरेंसेस की हेडिंग अव्वल तो आप ना ही डालें, ठीक है, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है। अगर आपने डालनी है ना तो रेफरेंस की हेडिंग डाल के नीचे उनके नाम मेंशन करें और उन लोगों की डेजिग्नेशन मेंशन करें। ये मत लिखें कि जी रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट, प्लीज अगर आपने ये लिखना है ना तो ये इस हेडिंग से ही गुरेज करें। लेकिन अगर आपने हेडिंग डालनी है तो नीचे नाम मेंशन करें, उन लोगों की डेजिग्नेशन मेंशन करें, और बाद में अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो फिर उनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी जरूर दें, ताकि आपके बारे में अगर हायरिंग मैनेजर जो है या ऑनबोर्डिंग एचआर एग्जीक्यूटिव है कोई क्वेश्चन आंसरिंग करना चाह रहा है तो वो इनसे रब्ता कर सके। आगे चलते हैं जी, आता है हमारे पास जी एटीएस। एटीएस एक सॉफ्टवेयर है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊं ना, आप अगर एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे दरवाजे में अंदर एंटर होने से पहले आपको एक स्कैनर नजर आता है, जिसमें से जब आप गुजरते हैं तो अगर आपने कोई मेटालिक चीज पहनी हो तो वो बीप करता है, यानी कि वो जो एक डोर है वो आपको स्कैन कर रहा होता है। तो एटीएस भी आप समझ लें आपके सीवी का स्कैनर है। और वो क्या ढूंढ रहा होता है, वो मेटालिक चीज नहीं ढूंढ रहा होता, वो ढूंढ रहा होता है कीवर्ड्स। कौन से वाले कीवर्ड्स ढूंढ रहा होता है वो वाले कीवर्ड्स ढूंढता है जिन कीवर्ड्स की बेसिकली जो है रिक्रूटर ने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशनिंग की होती है जब आप उस जॉब पे अप्लाई करते हैं। तो एटीएस के अंदर जो हायरिंग मैनेजर्स हैं या जो रिक्रूटर्स हैं उन्होंने वो कुछ बिल्ट इन कीवर्ड्स उसमें फीड किए होते हैं, जैसे 10 से 12 कीवर्ड्स होते हैं।
उस जॉब से रिलेटेड और उस जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, जिस जॉब डिस्क्रिप्शन को उन्होंने पोस्ट किया होता है लिंक्डइन के ऊपर और बाकी दूसरे पोस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और अगर उनके पास 500 सीवी आए हैं तो एटीएस का काम क्या होता है, वो हर सीवी को स्कैन कर रहा होता है और स्कैन करते हुए जिस सीवी के अंदर जितने ज्यादा रिलेटेबल जो हैं उसको कीवर्ड्स मिल रहे होते हैं वो उनको शॉर्टलिस्ट करता जाता है और उनकी रैंकिंग करता जाता है। रैंकिंग से मुराद ये, फॉर एग्जांपल अगर 500 सीवीज में से एटीएस को रिलेटेड जो है कीवर्ड्स वाले सीवीज 100 मिले हैं तो 100 में हो सकता है आपका जो है वो सीवी आखिरी नंबर पे हो, यानी कि 100th नंबर पे हो और उसकी बारी ना आए, क्योंकि हो सकता है कि काम के बंदे शुरू के 5 या 7 सीवीज के अंदर ही कंपनी को मिल जाए। तो एटीएस की फिल्टरिंग तो हो गई, लेकिन फिल्टरिंग में आप टॉप पे नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि आपके जो थे सीवी के अंदर उतने रेलिवेंट कीवर्ड्स नहीं थे और उसकी वजह ये थी कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के को एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गौर से पढ़ा नहीं था, और अगर पढ़ा भी था तो उसके अंदर जो है ज्यादातर मांगी हुई जो स्किल्स हैं या जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उनको अपने सीवी के अंदर उस तरह से एम्बेड नहीं किया था, बिकॉज आपने अपना सीवी कस्टमाइज नहीं किया था। आपने एक ही सीवी बनाया हुआ था और आपने 10 जगहों पे वो भेजा हुआ था। क्या 10 कंपनियों को एग्जैक्टली एक जैसा बंदा ही चाहिए होता है? अगर बेशक उनको किसी एक पोजीशन के लिए भी चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं जी HR एग्जेक्टिव की, ठीक है, 10 कंपनीज हैं, 10 कंपनी ने ऐड लगाया कि जी हमें HR एग्जेक्टिव चाहिए। क्या 10 की 10 कंपनीज को, जरा सोचने की बात है, क्या 10 की 10 कंपनीज को एक ही तरह का HR एग्जेक्टिव चाहिए होगा? नहीं। किसी को कम एक्सपीरियंस वाला चाहिए होगा, किसी को हो सकता है फ्रेश चाहिए हो, किसी को हो सकता है 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस वाला चाहिए हो। तो एक तो ना सिर्फ उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा बल्कि फिर उनके आगे टास्क्स भी डिफरेंट होंगे, और उन टास्क्स को देखते हुए कुछ उनकी क्वालिटीज और उनकी स्किल्स जो हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायर्ड होंगी। तो उस हिसाब से अगर आपने अपना एक बेसिक स्टैंडर्ड सीवी बनाया हुआ है और आपने 10 जगह पे फायरिंग कर दी है तो आपका सीवी किसी भी एक जगह पे पूरी तरह फुलफिलिंग रहा ही नहीं, तो आपको 10 में से किसी जगह पे भी कॉल नहीं आएगी और ना शायद आपका एटीएस से वो शॉर्टलिस्ट होगा। सो एटीएस की तरफ वापस आते हैं कि जी एटीएस जो है वो ओवर 98% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है ना वो एटीएस यूज कर रही हैं। असल में जहां बल्क हायरिंग हो रही है ना, मैं आपको एक टिप बताता हूँ, ये आप भी गैस कर सकते हैं, काफी हद तक गैस कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी एटीएस यूज कर रही होगी। जिस पोजीशन के लिए हायरिंग जरा बल्क में होती है ना, या कोई ऐसी एक बड़ी बेसिक सी जॉब जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि वो कोई बहुत ज्यादा सीनियर पोजीशन नहीं है, ठीक है, तो ऐसी पोजीशंस के लिए एटीएस कंपनीज यूज करती हैं। और जहां पे आप मिड सीनियर लेवल से जरा ऊपर लेवल पे जाते हैं जिसमें एग्जेक्टिव पोजीशंस आती हैं, सी लेवल पोजीशंस आती हैं, वहां पे एटीएस कम यूज होता है, बल्कि तकरीबन 99.9% यूज नहीं होता। एटीएस यूज होता है बेसिक पोजीशंस के लिए जहां पे सीवीज की भरमार आती है। एटीएस वर्क कैसे करता है मैंने भी आपको बता दिया कि वो सीवी को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद रेलेवेंट कीवर्ड जो उसके अंदर एम्बेड किए गए होते हैं वो उन्हीं को सर्च करता है। जिस सीवी में जितनी परसेंटेज उसको उन कीवर्ड्स की ज्यादा मिलेगी वो उनको उसी हिसाब से रैंक करके शॉर्टलिस्ट करता जाएगा। अब कॉमन एटीएस चैलेंजेस क्या हैं? आपने सीवी बनाया हुआ है और बड़ा खूबसूरत सीवी है आपका, आपकी आंखों को बड़ा अच्छा लग रहा है, हर तरह के रंग हैं उसके अंदर, और उसके अंदर आपने कीवर्ड्स भी डाले हुए हैं। आपने क्या, मैंने तो सारे कीवर्ड्स पकड़ के जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन से छाप दिए हैं इसके अंदर, मैंने तो पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन ही छाप दी है वो वाली। सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो एटीएस है वो इसको शॉर्टलिस्ट ना करे। लेकिन एटीएस के भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो चैलेंज आता है ना वो आता है कि उसके अंदर ही जो आपने रंग बिरंगे बैकग्राउंड्स और फॉन्ट्स यूज किए हैं ना, एटीएस वहां पे आके थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज क्यों होता है? क्योंकि भाई एटीएस ऑब्वियसली एक ह्यूमन मेड मशीन है। अगर इंसान गलती कर सकता है तो आपका क्या ख्याल है एटीएस परफेक्ट है? एटीएस भी परफेक्ट नहीं है, तो काफी सारे वर्ड्स मिस कर जाएगा, कलर्ड वर्ड्स मिस कर जाएगा। आपकी अगर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आपने कलर्स यूज किए हैं, प्लेन व्हाइट पेपर यूज नहीं किया हुआ, वर्ड्स मिस कर जाएगा। आपने अंदर पिक्चर्स लगाई हुई है, कंफ्यूज हो जाएगा। सो प्लेन और एटीएस फ्रेंडली सीवीज, हम इस चीज पे भी आगे बात करेंगे, वो क्या होते हैं, किस तरह के यूज होने चाहिए, क्या होने चाहिए। तो पेपर आपका जितना प्लेन होगा, सीवी आपका जितना प्लेन होगा, फॉन्ट आपका एक कोहेरेंस में होगा, यानी कि आपने एक फॉन्ट यूज किया होगा, सिंपल लिखा होगा, कीवर्ड्स यूज किए होंगे, कैसे नहीं एटीएस आपका सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट करेगा। और कुछ फर्दर टिप्स जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, फोकस ऑन कीवर्ड मैचिंग। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि आपने अपनी सीवी के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स यूज करने हैं। और यूज सिंपल फॉर्मेटिंग, जो मैंने अभी बताई आपको बात, ये 2 सिंपल चीजें हैं लेकिन 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें।
तो एटीएस को थोड़ा सा गुजरने के बाद अब हम चलते हैं आगे सीवीज के फॉर्मेट्स पे। इससे पहले कि मैं ये चीज स्टार्ट करूं, मुझे ये बताएं कि अच्छा, मैं मतीन का देख रहा हूँ हाथ खड़ा हुआ। अच्छा मतीन, क्वेश्चन अपना ना नोट कर लें, मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको टाइम दूंगा। प्रेजेंटेशन अब कोई इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, बहुत सिंपल सिंपल है। आगे हम क्वेश्चन आंसरिंग के अंदर ही जो है ना वो चलेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों को समझ आ रही है और आप लोगों को ऐसा फील तो नहीं हो रहा कि बहुत मैं तेज जा रहा हूँ या कोई चीज मुश्किल लग रही है, तो आप लोग थम्स अप कर दें ताकि मैं आगे चलूं। ओके जी, कुछ थम्स अप आए हैं मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब ये जो क्लासिक सीवी फॉर्मेट्स है ना, मैंने बहुत ज्यादा फॉर्मेट नहीं पकड़े, 3 फॉर्मेट्स पकड़े हैं जिसके गिर्द तमाम सीवीज जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं। ये 3 मेन फॉन्ट्स हैं, मतलब सॉरी फॉर्मेट्स हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मेट जो है वो जी क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे होता है, सेकंड इज हाइब्रिड एंड थर्ड इज फंक्शनल। बड़ी बेसिक बेसिक सी डिफरेंशिएशन है इन तीनों की। मैं आगे आपको एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ, और क्लास के एंड में इन तीनों टाइप्स के जो एडिटेबल वर्ड फाइल्स होंगी सीवीज की, सिंपल सीवीज की, वो मीरब आप लोगों के साथ शेयर भी कर देगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, आपको ये टाइप्स पता होनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकल टाइप, ये वो टेम्पलेट होता है जो आप एक सिंपल कंपनीज जैसे आपकी हो गई, कोई सी भी इंडस्ट्री आप उठा लें, उसके लिए आपने जो एक बेसिक स्टैंडर्ड आपने एक प्रोफेशनल सीवी बनाना है ना, तो वो क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट पे होता है। अभी इस एग्जांपल की भी हम देखेंगे। अब मैं हाइब्रिड की बजाय सेकंड आपको बताता हूँ फंक्शनल। फंक्शनल क्या होता है? जब आप ऐसा सीवी अपना दिखाना चाह रहे हैं जिसमें आप अपनी स्किल्स को ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं और अपनी जो है ना आपकी करियर समरी, उसके अंदर आपके पास कुछ गैप्स हैं, और आप जो है रिक्रूटर की फोकस चाहते हैं कि जी रिक्रूटर आपके स्किल्स पे फोकस करे, ना कि आपके गैप्स के ऊपर फोकस करे, तो आप जरा फंक्शनल रिज्यूमे टाइप वाला स्ट्रक्चर जो है ना वो यूज करते हैं। आजकल क्या यूज हो रहा है, मैंने टाइप बीच में बताई हुई है, हाइब्रिड। हाइब्रिड रिज्यूमे जो है वो क्रोनोलॉजिकल फंक्शनल का मिक्स है। अब ये तीनों इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, एक ब्रीफली रिव्यू कर लेते हैं। ये एग्जांपल्स वाले जो है सीरीज, जो मैं इमेजेस अभी आपको दिखाऊंगा, ये इमेजेस वाली फाइल्स जो हैं एडिटेबल, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। और उसके अलावा कोई 14-15 टाइप्स ऑफ सैंपल्स होंगे सीवीज के, वो भी आप लोगों के साथ एडिटेबल वर्ड फाइल्स शेयर की जाएंगी। ये है जी क्रोनोलॉजिकल, जिसमें टॉप पे आपको नजर आ रहा है कि नाम है, नाम के बाद उसी तरह फोन नंबर है, ईमेल है, एड्रेस है, लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक है, टॉप स्किल्स मेंशन हुई हुई है, वर्क एक्सपीरियंस मेंशन हुआ है, और एजुकेशन। सिंपल 1 पेजर। हाइब्रिड, हाइब्रिड के अंदर अब ये मिक्स है। हाइब्रिड जो है वो आपका क्रोनोलॉजिकल भी है, और वो आपका दूसरा जो आपको थर्ड टाइप मैंने बताई थी, जो अभी हमारे पास नेक्स्ट आएगी फंक्शनल, ये उसका मिक्स है। तो हाइब्रिड पे अगर मैं दोबारा वापस जाऊं, इसमें आपको नाम नजर आ रहा है, उसी तरह एड्रेस नजर आ रहा है। हाइब्रिड में आपको देखे नजर आ रही है स्किल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। बेसिकली जो चीज होती है ना, ये जो आपकी हार्ड स्किल्स होती हैं, यानी कि टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। जब भी आप कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे ना, या कोई भी जॉब एड देखेंगे, आपको कोई भी जॉब एड बगैर स्किल सेट, रिक्वायर्ड स्किल सेट की नजर नहीं आएगा। तो वो जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो बेसिकली वही सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहां पे भी आपने नोट किया कि उसी तरह वर्क एक्सपीरियंस है जी, नीचे जॉब टाइटल्स आ रहे हैं, आगे उनके मंथ्स और डेट्स आ रही हैं, और एंड में एजुकेशन आ रही है। सिर्फ फर्क ये है कि जी स्किल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स का एक जो है हेडिंग, वो आपने अपनी जो है प्रोफाइल में वो ऊपर मेंशन किया है सीवी प्रोफाइल में। और जो फंक्शनल है, आजकल जॉब्स ऐसी हैं कि समटाइम्स आपको स्टार्ट में कुछ स्विचेस करने पड़ते हैं बड़े क्विकली। अब ये जो क्विक स्विचेस होते हैं ना, ये भी रिक्रूटर को पसंद नहीं आते। वो कहते हैं कि जी बंदा हॉपर है, या कई दफा ऐसा होता है कि आपको किसी वजह से बीच में आपकी 2 जॉब्स के दरमियान गैप होता है। तो बजाय इसके कि आपके रिक्रूटर का जो है, जो आपका सीवी देख रहा है, उसका फोकस इन चीजों पे जाए, आप उसका फोकस थोड़ा सा डिविएट करते हैं, यानी कि उसका ध्यान लेके जाते हैं अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ्स की तरफ। यहाँ पे भी आपने कैरियर समरी के बाद नीचे अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ्स मेंशन करनी है। मैं तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जिनका जॉब एक्सपीरियंस है, उनको यही मशवरा देता हूं कि जो अपना सीवी डिजाइन करें, उसमें कैरियर समरी के बाद आपकी अवार्ड्स, अचीवमेंट्स और आपकी स्किल्स ये मेंशन होनी चाहिए। जो फर्स्ट पेज है ना, उसके अंदर जितने मुझे रेलेवेंट स्किल्स नजर आएंगे ना,
उस जॉब के जो जॉब मैंने पोस्ट की हुई है मैं उसी सीवी को शॉर्टलिस्ट करूंगा। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है। अगर मुझे वो स्किल नजर नहीं आ रहे, अगर मुझे जो है अवार्ड्स या अकॉम्प्लिशमेंट्स के अंदर वो वाले काम नजर नहीं आ रहे जिस तरह के काम का बंदा मुझे चाहिए, जो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, मैं क्यों सीवी को शॉर्टलिस्ट करूंगा या मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा कि मैं पूरा सीवी पढ़ के उसमें से ढूंढूं कि मुझे वो रेलेवेंट चीजें मिले जो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। भाई पहला पेज काफी होता है, तो पहले पेज में मैक्सिमम आपने वो रेलेवेंट पॉइंट्स यूज करने हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होते हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं उसके अंदर आपको वो कीवर्ड्स छुपे हुए मिलते हैं, और जो जॉब की एक समरी रिक्रूटर ने लिखी होती है कि जी हमें एक बंदा चाहिए जिसमें ये क्वालिटीज हों और उसने ये जॉब परफॉर्म करनी है, उसके अंदर वो की स्किल्स, वो जो कीवर्ड्स हैं वो छुपे होते हैं। तो ये जो तीनों टाइप्स हैं ये आपके साथ शेयर भी की जाएंगी, और इसके अलावा कोई 14-15 डिफरेंट सैंपल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, तीन तो हमारे पास स्ट्रक्चर की टाइप्स थी। अब हमारे पास ना कुछ लेवल्स होते हैं। जो सीवी डिजाइनिंग है ना, ये मैं आप लोगों को चीजें इसलिए बता रहा हूँ, ऑल्दो आजकल टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ फटाफट बन जाता है, लेकिन आप लोगों को कुछ पता भी होना चाहिए कि ये जो चीज आप बना रहे हैं आप किस सिनेरियो के हिसाब से बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जहां पे उनको 10+ ईयर्स वाले एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए, तो जो 10 साल से ऊपर वाला बंदा होता है वो सीनियर मैनेजमेंट में आ जाता है या मैनेजर लेवल का होता है। तो मैनेजर लेवल सीवी का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो किस तरह बैलेंस होना चाहिए। आप अगर फ्रेश हैं, बिल्कुल अगर आपने भी अभी अपनी जॉब स्टार्ट करनी है और अभी आप पढ़ के निकले हैं, तो एंट्री लेवल के लिए किस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये कुछ लेवल हैं जो सीवी के स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करते हैं, जिसमें पहला लेवल है एंट्री लेवल, जिसमें आप अपनी एजुकेशन पे और अपने अवार्ड्स और अपने कोर्सेज पे और अपने मेडल्स पे फोकस करते हैं, बिकॉज आपके पास अभी एक्सपीरियंस दिखाने के लिए नहीं होता। तो आप अपनी वो चीजें मेंशन करते हैं जो आपने अचीव की होती हैं एकेडेमिया में। तो एंट्री लेवल सीवी। उसके बाद जब आप कुछ सीनियर हो जाते हैं, लाइक आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आप 4-5 साल आपने जॉब मार्केट में गुजार लिए, लेकिन अभी आप एक कोई सीनियर मैनेजर लेवल तक नहीं पहुंचे, तो ये वो लेवल आता है जिसको हम मिड सीनियर लेवल कहते हैं, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर्स भी होते हैं, डिप्टी मैनेजर्स होते हैं। तो उस तरह के लोगों का एक्सपीरियंस भी बन चुका होता है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ जो उन्होंने टास्क परफॉर्म किए होते हैं वो उसको क्वांटिफाई करके, ये नहीं कि आप अपना पूरा जेडी लिख रहे होते हैं, आपने अगर अपनी एक्सपीरियंस के हेडिंग के नीचे अपनी लेटेस्ट जॉब मेंशन की है तो उसके नीचे आपने अपने अचीवेबल्स लिखने हैं कि आपने वहां पे रहते हुए अचीव क्या क्या किया है, कंपनी को फायदा किस तरह दिया है, कंपनी ने जो आपको जिस काम के लिए हायर किया था आपने वो कितना करके दिया उनको। ठीक है, इस तरह के पॉइंट लिखने ताकि आप अपने आप को सेल कर सकें। और सिमिलरली तीसरा लेवल हमारे पास आता है जो कि मैनेजमेंट लेवल होता है। अब जो मैनेजमेंट लेवल होता है ना, 15 साल, 15 ईयर प्लस, 20 ईयर प्लस, उसके अंदर चीजें जो हैं वो बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखी जाती हैं। उसके अंदर हार्डकोर स्किल्स यानी कि आपकी टेक्निकल स्किल्स प्लस आपकी सॉफ्ट स्किल्स का मिक्स प्लस आपका वर्क एक्सपीरियंस, और प्लस एक मेन चीज कि अगर आपने किसी एक जगह पे काम किया है वहां पे आपकी ग्रोथ कैसी रही है। अब ग्रोथ, बहुत लोग कहते हैं कि जी ग्रोथ होती है, हमने एक जगह पे अप्लाई किया, वहां पे एज एन एचआर एग्जेक्टिव गए, साल के बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई असिस्टेंट मैनेजर की, हम उस कंपनी में स्विच कर गए, साल के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई मैनेजर की, तो हम वहां पे स्विच करके, तो जी हमारी ग्रोथ हुई। रिक्रूटर ग्रोथ इसको नहीं कहता है, माइंड यू। रिक्रूटर ग्रोथ कहते हैं कि अगर आपने एक कंपनी को ज्वाइन किया, वहां पे 5 साल काम किया, वहां पे आप ऑफिसर लेवल पे आए थे, साल डेढ़ के बाद आप वहां पे ऑफिसर से एग्जेक्टिव लेवल पे गए, सीनियर एग्जेक्टिव बने, फिर कुछ अर्से के बाद असिस्टेंट मैनेजर हुए या फिर मैनेजर हुए, ये होती है ग्रोथ। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट जो है पोजीशंस को अचीव करना, डिफरेंट अपने जो है ना प्रमोशंस को अचीव करना। और प्रमोशन सिर्फ वर्डली प्रमोशन नहीं, अगर आप प्रमोट तो हो रहे हो लेकिन आप काम वही कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ प्रमोशन। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ कंपनी जहां पे एक बंदा आया एज एन एचआर एग्जेक्टिव, ठीक है, और 5 साल के बाद वो बन गया एचआर मैनेजर। भाई आप किसके मैनेजर हो? आप अकेले? जी मैं अकेले ही हूँ यहाँ पे, मैं एचआर मैनेजर हूँ। आप काम क्या कर रहे हो? फाइलें भी आप बना रहे हो, एम्प्लॉय की ऑनबोर्डिंग भी आप कर रहे हो, तो ये काम तो आप एज एन एग्जेक्टिव भी करते थे, तो आपकी करियर ग्रोथ कहाँ गई? तो ये चीजें मैनेजमेंट लेवल पर देखी जाती हैं। अच्छा, सारी चीजें एक तरफ, सीवी बना आप लोग लेंगे, आपको सैंपल्स भी मैं दे दूंगा, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपने रिक्रूटर का माइंड कैसे पढ़ना है, रिक्रूटर क्या देखना चाह रहा होता है, ये सारे पॉइंटर्स आपने प्लीज जरूर नोट करने हैं। अब ये जो स्लाइड है, आपको पता होना चाहिए कि जो आप सीवी बनाते हैं ना, आपको तो अच्छा लगना चाहिए, लेकिन आपसे ज्यादा
इन दो लोगों को अच्छा लगना चाहिए, जो कि होते हैं एलिमिनेटर्स और दूसरे होते हैं सिलेक्टर्स। अब एलिमिनेटर्स ह्यूमन भी होते हैं और एटीएस भी होता है, ठीक है। ये फर्स्ट फिल्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो सीवीज जिससे गुजरते हैं, जहां पे सीवी एलिमिनेट होते हैं, जो कि होता है रिक्रूटर जिसने जॉब एड लगाया होता है। वो हायरिंग मैनेजर नहीं होता, वो रिक्रूटर होता है, उसने सीवीज को फिल्टर करना होता है। तो मेक श्योर कि जो मैंने आपको पीछे जितनी भी टिप्स बताई हैं और अभी भी बता रहा हूं, सीवी के साथ साथ आप माइंड में वो भी रखें, सिर्फ सीवी प्रिपरेशन पे गौर ना करें। उस जो जेडी के अंदर चीजें मांगी गई हैं, जो जॉब पोस्ट के अंदर मांगी गई हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने सीवी पे इनकॉर्पोरेट करें। कोई एक मास्टर सीवी नहीं होता, हर जॉब के लिए थोड़ा बहुत हर सीवी को कस्टमाइज करना पड़ता ही पड़ता है। अभी मैं आगे चल के आपको एग्जांपल्स भी देता हूँ। सो एलिमिनेटर्स के लिए आपने बनाना होता है और दूसरे होते हैं सिलेक्टर्स। आप एलिमिनेटर्स के लिए तो आपको समझ आ गई कि आपने कीवर्ड्स यूज करने हैं ताकि आपका सीवी एलिमिनेट ना हो, शॉर्टलिस्ट हो जाए। अब हायरिंग मैनेजर आपका जब सीवी देखेगा, जो शॉर्टलिस्टेड सीवीज 5 या 7 उसके सामने जाएंगे, हो सकता है कि वो सबके सबको बुला ले इंटरव्यू के लिए, या ये भी हो सकता है कि वो उसमें से कहे कि जी मैं इन सिर्फ 3 को बुलाऊंगा। अब वो उन 3 को किस मामले पे सिलेक्ट करता है? वो उन 3 को लाइकेबिलिटी वाले फैक्टर पे सिलेक्ट करता है, जो उसको लगता है कि हाँ हमारी कंपनी के अंदर लॉन्ग रन चलेगा। कोई भी मैनेजर जो है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए बंदा हायर नहीं कर रहा होता। जाहिर बात है, इतनी सारी एक्सरसाइज हो रही है, टाइम लग रहा है, पैसा लग रहा है, एड लगाया है, एड पे पैसे लगाए हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म बंदा चाह रहे होते हैं। क्या आपका सीवी ये शो कराता है कि आप लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई हैं, या ये शो कराता है कि आप शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई हैं? अब ये चीज वो कैसे शो होगी कि जी मेरे सीवी में मैं ये कैसे शो करूं कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय क्या होता है या मैं लॉन्ग टर्म हूं? ये जो आपके सीवी के साथ शुरू में हमने बात की थी ना, कवरिंग लेटर बात की थी ना एक, यहाँ पे आपका कवरिंग लेटर बड़ा काम आता है, बहुत काम आता है, बिलीव मी। और उसके बाद आपके सीवी के ऊपर जो आपकी प्रोफेशनल समरी होती है, ये काम आती है। जो हायरिंग मैनेजर होता है ना, उसको पता है कि रिक्रूटर ने वही सीवी शॉर्टलिस्ट की है जो टेक्निकली इस पोजीशन के लिए ठीक है। वो आपके सीवी पे ना आपकी लिखी हुई बातें हैं, जो आप अपने आप को कितना जानते हो, आप अपने आप को किस तरह सेल कर रहे हो, वो ये चीजें देखता है। मैं एलिमिनेटर वाली पोजीशन पे भी रहा हूं और मैं सिलेक्टर वाली पोजीशन पे भी रहा हूं। सो बिलीव मी, सिलेक्टर पूरा सीवी नहीं देखता। सिलेक्टर को पता है कि सीवी जो है ना, मेरे पास अगर 5 आए हैं तो 5 टेक्निकली साउंड होंगे बंदे, तभी तो वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। मैं वो एलिमेंट देखूंगा कि यार ये बंदा अपने आप को जानता कितना है। मैं ये देखूंगा कि इस बंदे ने अपनी जो स्किल्स हैं उनको किस तरह डिस्प्ले किया है, कौन कौन सी इसमें स्किल है जो कि लॉन्ग टर्म में काम आ सकती है और आगे लोगों को डेवलप करने की भी काम आ सकती है। मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सीवी को देखूंगा। तो अपने जो सेलिंग पॉइंट्स है ना, वो आपके कवरिंग लेटर के अंदर, और मैं कवरिंग लेटर बड़े शौक से पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा कवरिंग लेटर नहीं मिला जो छापा ना हो। अभी तक सारे छापे होते हैं। तो ये 2 आपके बैरियर्स हैं जिनके लिए आपने अपना सीवी प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, अब मैं आता हूं हाउ टू ईमेल योर सीवी। ये वाला पॉइंट मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम इस बारे में भी बात करेंगे। इस बारे में मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि आजकल क्या होता है कि आपको लिंक्डइन के ऊपर जॉब लगी हुई नजर आई और आपने अप्लाई कर दिया इजी अप्लाई के बटन के थ्रू, जहां पे आपने अपना सीवी अपलोड करना होता है। लेकिन समटाइम्स रिक्रूटर जो है ना, वो पोस्ट लगाते हैं और पोस्ट लगाने के बाद नीचे उन्होंने अपना ईमेल दिया होता है, ठीक है। अब आपको जब ये चीज नजर आती है ना, तो आप पहली चीज तो ये समझ जाएं कि यहाँ पे एटीएस वाली शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगी, बिकॉज ईमेल्स के ऊपर ऐसी ही जॉब्स के सीवीज मंगवाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा बल्क में ना हो। लेकिन जब आप लिंक्डइन के ऊपर जॉब एड लगा हुआ देखेंगे तो वहां पे आपको 100, 200, 500, 1000 एप्लीकेंट्स भी नजर आएंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा। ये भी चेक होता है कि जी कहाँ पे एटीएस यूज हो रहा है, कहाँ पे एटीएस यूज नहीं हो रहा। अगर रिक्रूटर ने अपना पर्सनलाइज ईमेल दिया हुआ है कंपनी का, दैट मीन्स कि रिक्रूटर इसको देखेगा। अब आपके पास मौका है, बल्कि सुनहरी मौका है कि आप अपने आप को सेल कर सकें और साथ में कवरिंग लेटर भी लगाएं। तो कवरिंग लेटर की एग्जांपल तो आपको जो है वो मैं दिखा दूंगा, आपके साथ शेयर भी हो जाएगी बाद में। ईमेल में आपने क्या लिखना है? अच्छा, लोग ईमेल करते हैं सीवी, कभी मैं पोस्ट लगाऊं ना तो क्या होता है जी, तकल्लुफ भी नहीं करते कि सब्जेक्ट के अंदर भी कुछ लिख दें। उन्होंने सिर्फ ईमेल के साथ सीवी अटैच किया होता है और ईमेल के ऊपर भेजा होता है। खाली ईमेल होती है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ अटैचमेंट आई होती है भाई। मतलब जिसे कहते हैं ना कि समटाइम्स मल्टीपल पोजीशंस होती हैं जिसके लिए हमने ऐड लगाए होते हैं। तो अब इस तरह का जो जिसे कहते हैं ना गंवार किस्म का एक सीवी आता है जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, मतलब ब्लैंक ईमेल के अंदर आया होता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि यार ये मतलब ये क्या एटिकेट्स हैं इसके, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है इसके।
तो आपने ये जो की टेकअवेज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि सबसे पहले आपके पास अगर कांटेक्ट आ गया है तो आपने अपना जो ईमेल एड्रेस है ना, जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू आप सेंड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, आप वही ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे सीवी के ऊपर। ऑब्वियसली जिस ईमेल एड्रेस से आप सीवी सेंड कर रहे होंगे, तो आपका ईमेल एड्रेस प्रोफेशनल होना चाहिए। टर्न ऑफ होता है अगर ये प्रोफेशनल नहीं होगा तो। और उसके बाद ये एक बड़ी मजेदार टिप है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग ऑफिस में जब आते हैं ना, मैं बीइंग अ रिक्रूटर, हायरिंग मैनेजर, अगर मैं आपको बताऊं तो हमने ना ये जो सीवी शॉर्ट लिस्टिंग या जो ईमेल्स वगैरह ऐड वगैरह लगाए होते हैं ना, अगर हम वीकेंड पे लगा के गए हैं तो मंडे वाले दिन आके पहला काम हम ये करते हैं कि फ्रेश माइंड के साथ हम वो ईमेल्स को चेक करते हैं। ये हर रिक्रूटर आपको बताएगा। कोई रिक्रूटर आपको ये नहीं कहेगा कि जी मैं दिन के जो आखिरी आवर है उसके अंदर मैं सीवीज वाली जो ईमेल्स थी वो देख रहा था क्योंकि मुझे टाइम ही तब मिला। नहीं, हमें फ्रेश माइंड चाहिए होता है। तो हमने सुबह के टाइम या जिस टाइम पे भी हमारा ऑफिस स्टार्ट होता है, हमने तब शॉर्ट लिस्टिंग करनी होती है उन ईमेल्स की। तो आप ईमेल ऑफिस टाइम्स के स्टार्ट होने से घंटा 2 घंटे पहले सेंड करें ताकि आपका जो ईमेल है वो रिक्रूटर के सामने लेटेस्ट के तौर पे आए। सबसे पहले नजर आना भी एक स्मार्ट वे होता है। तो और फॉर एग्जांपल अगर किसी रिक्रूटर ने आपको जो है आपका ईमेल, लेट्स सपोज आपने ईमेल किया लेकिन आपके ऊपर भी 50 ईमेल आ गए, तो आपने अगर मंडे वाले दिन ईमेल सेंड की है और रिक्रूटर ने पूरा वीक दिया हुआ है, तो आप मंडे के बाद वेडनेसडे को एक दफा ईमेल दोबारा करते हैं, जस्ट इन केस। इसका बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ता, इसमें ये कंसिस्टेंसी नजर आती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बंदे का ईमेल दोबारा देखूं 1 या 2 दिन के बाद, तो मेरी नजर में ये बड़ा स्मार्ट मूव होता है। स्मार्ट मूव इस तरह से कि अगर मुझे 100 सीवीज आए हैं और उसका 60th नंबर पे सीवी है और अगर मैं उसके सीवी तक नहीं भी पहुंचा, तो 2 दिन के बाद उसने अपना ईमेल दोबारा मतलब सीवी मुझे सेंड किया और वो मेरे पास टॉप पे आ जाएगा। तो इट्स अ स्मार्ट मूव। 1-2 दिन के गैप से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज हर 2 घंटे के बाद ईमेल सेंड करना शुरू हो जाएं, लेकिन 2 दिन के गैप के बाद अगर ड्यूरेशन है और अभी रिक्रूटर ने सीवीज की जो एंड डेट है अभी वो नहीं आई, तो आप एक दफा सीवी अपना दोबारा ईमेल कर दें। उसके बाद कवर लेटर और रेज्यूमे ये दोनों अटैच करें। आपकी इन दोनों फाइल्स का नाम प्लीज जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो बाद में इजीली सर्चेबल हो। फॉर एग्जांपल आपका जो कवर लेटर है उसका नाम भी आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम अंडरस्कोर कवर लेटर, और आपका जो सीवी है फर्स्ट नेम लास्ट नेम अंडरस्कोर सीवी। जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज उस्मान खालिद, तो मेरे कवर लेटर का जो फाइल नेम होगा दैट विल बी उस्मान खालिद अंडरस्कोर कवर लेटर, और जो सीवी है उसका नाम होगा, उस फाइल का नाम होगा उस्मान खालिद अंडरस्कोर सीवी। ताकि जो रिक्रूटर अपने ईमेल से फाइलों को किसी फोल्डर में सेव कर रहा है डाउनलोड करके, उसको बाद में ढूंढने में आसानी हो। लेकिन लोग रीनेमिंग भी नहीं करते, बिलीव मी, रीनेमिंग भी नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्यादातर लोग तो पीडीएफ में सेंड करते ही हैं, लेकिन अभी भी ये ट्रेंड देखा गया कि लोग अपनी वर्ड फाइल सेंड कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि वर्ड फाइल में आपने जो फॉन्ट यूज किया होता है रिक्रूटर के पास उसके सिस्टम में वो वाला फॉन्ट अवेलेबल नहीं होता, तो आपके सीवी का सारा सीक्वेंस जो है ना वो खराब हो जाता है। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप पीडीएफ फॉर्मेट यूज करें ताकि वो इजीली जो है किसी भी सिस्टम पे ओपन हो सके। और सबसे लास्ट बात जिसमें लिखी हुई है कि फाइल आपकी बहुत लार्ज नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने सीवी के अंदर पिक्चर्स वगैरह यूज नहीं करेंगे ना तो आपकी फाइल लार्ज होगी भी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखना होता है ईमेल करने से पहले। और ईमेल के अंदर जो ईमेल की बॉडी है वो आपने क्या लिखनी है, इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा। ईमेल के अंदर जो बॉडी होती है ना वो बेसिकली आपका सेलिंग पॉइंट होता है। आप अपना जो कवर लेटर है उसकी एक बड़ी माइन्यूट सी समरी या कोई एक बहुत हाईलाइटिंग फीचर जो आपको पता है कि इस रिक्रूटर को अट्रैक्ट करेगा बिकॉज इसने जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब पोस्ट जो लगाई है उसमें जो टॉप स्किल है जो इसको रिक्वायर्ड है वो स्किल ये ढूंढ रहा होगा। तो मैं वो जो टॉप स्किल से रिलेटेड अगर मैंने कोई अचीवमेंट की हुई है तो मैं उसको यहाँ पे रिलेट करके एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ग्रीट करूं, ग्रीटिंग करने के बाद उसको बताऊं कि मैंने एड देखा था और मैं अप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज आई नो आई एम द राइट फिट बिकॉज आई हैव डन दिस एंड दिस। अब वो जो दिस एंड दिस है ना उसमें आप वो चीज सेल कर रहे होते हो, वो टॉप स्किल अपनी जो कि रिक्रूटर को रिक्वायर्ड होती है उस जॉब के अंदर। रिक्रूटर आपको आपका जैसे ही ईमेल पढ़ेगा वो कहेगा यार ये तो रेलेवेंट बंदा है, इसने मुझे चाहिए था हेल्थ केयर रिक्रूटर, इसने तो लिखा हुआ है आई हैव 4+ years ऑफ रेलेवेंट हेल्थ केयर रिक्रूटर एक्सपीरियंस। मैं तो फौरन उसका सीवी डाउनलोड करूंगा कि हाँ भाई इसको मैं बाद में देखूंगा सीवी, क्योंकि मुझे 4 years एक्सपीरियंस का बंदा मिल रहा है। तो लंबी ईमेल नहीं लिखनी, स्टार्टिंग में आपने अपनी ग्रीटिंग देनी है और उसको बताना है कि आपने ऐड देखा था उस पर आप अप्लाई कर रहे हैं। जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अंदर आप
जॉब एप्लीकेशन, जॉब टाइटल और अपना नाम मेंशन करेंगे। ये 3 चीजें। अगर आप जॉब एप्लीकेशन या जॉब टाइटल भी मेंशन कर देते हैं ना, तो इतना भी काफी है, कम से कम आपका सब्जेक्ट खाली नहीं होगा। और ईमेल एंड करने के बाद अपना नाम, अगर करंटली आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं वहां का जॉब, और अपना ईमेल एड्रेस वो जरूर मेंशन करें। तो ईमेल करने के ना कुछ एटिकेट से जो मैं चाह रहा था कि मैं शॉर्टली बता सकूं। तो आज की सारी प्रेजेंटेशन थी, अभी हमारे पास सिर्फ एक स्लाइड रह गई है, बाकी तमाम प्रेजेंटेशन मैंने बता दी। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी आपको सीवी बिल्ड करना स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया, मैंने आपको सारी बेसिक्स बातें बताई हैं। और बेसिक बताने के साथ साथ मैंने आपको रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर का माइंडसेट बताया है। एक्चुअली इस क्लास को कराने का मकसद भी यही था कि आपको पता चल सके कि आगे से एक्सपेक्टेशन क्या आ रही होती है और आप लोग क्या भेज रहे होते हो, तभी आप लोगों का सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता। तो हमने ये सारा कुछ देखा है। क्विक रिकैप के बाद अब मैं उस स्लाइड पे आने लगा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्टफ नॉट फाउंड ऑन इंटरनेट। अच्छा, इससे पहले मैं ये देखना चाहूंगा, आप लोग सारे अगर प्रेजेंट हैं तो एक दफा थम्स अप कर दें। आप लोग थम्स अप कर दें ताकि मैं ये जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस प्रेजेंटेशन की, इसके ऊपर डिस्कशन कर सकूं। चलें जी। अच्छा जी, व्हाट रिक्रूटर्स वांट, आपको मैं आज ये चीज बताने लगा कि वो चाहते क्या हैं। आप इस चीज को सर्च भी करेंगे ना तो आपको इस तरह की बातें नहीं मिलेंगी। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो मैं बड़े अरसे से करना चाह रहा हूं कैंडिडेट्स के साथ, लेकिन कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहा था, तो फिर मुझे मजबूरन ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना पड़ा कि जी चले सीवी मेकिंग वाली बात से ही मैं ये बात लोगों तक पहुंचाता हूं, कैंडिडेट तक पहुंचाता हूं कि रिक्रूटर चाह क्या रहा होता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि आप अपना सीवी जो बना रहे हैं या अपना जो कवर लेटर बना रहे हैं, लिख रहे हैं, वो किस कंपनी के लिए लिख रहे हैं। और नंबर 2, वो जिस कंपनी के लिए आप अपना कवर लेटर और सीवी बना रहे हैं वो चाहते क्या है आपसे। ठीक है, ये 2 चीजें आपके जहन में बहुत क्लियर होनी चाहिए। और ये चीज प्लीज जहन में बिठा लें, ये चीज अपने जहन में बिठा लें। मैं बार बार कहूंगा कि देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट सीवी। कोई एक सीवी परफेक्ट नहीं होता। आप एक गोली से 100 हाथी नहीं मार सकते। आपने अगर हाथी मारने हैं तो हर हाथी के लिए अलहदा अलहदा गोली यूज करनी पड़ेगी। यानी कि हर कंपनी के लिए आपको जरा सा कस्टमाइज करके अपना सीवी टेलर करना पड़ेगा उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। प्लीज बेयर दिस इन योर माइंड। आप लोग अगर यहाँ पे सुस्ती दिखाएंगे ना कि नहीं यार मैंने नहीं करना, तो फिर आप ये एक्सपेक्टेशन ना लगाएं कि आपको जो है तमाम जगहों से या आपको कम से कम आधी कंपनियों से इंटरव्यू कॉल आएगी, क्योंकि आप अभी मेहनत नहीं करना चाह रहे तो आगे चल के उन कंपनियों के लिए कहां से मेहनत कर सकेंगे। जॉब आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर है तो आपको अपने सीवी के ऊपर उसकी कस्टमाइजेशन के ऊपर टाइम देना होगा, आपको टेलर करना होगा, आपको निशाना लगाना होगा। निशाना लगाने के लिए आपको एम करना पड़ेगा, और ये सारी जो चीजें ना, एम करना, निशाना लगाना, दैट इज बेसिकली टेलरिंग अप योर सीवी। अपने सीवी को आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस कंपनी के लिए जिस कंपनी ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स आप फूल बूटे जो हैं वो आप इम्बेड करेंगे अपने सीवी के अंदर, निशाना लेंगे और बिस्मिल्लाह करके अपना सीवी सेंड कर देंगे। बिलीव मी, निशाने पे नहीं भी लगेगा ना तो 80-85% उसके पास पास जाएगा, शायद शॉर्टलिस्ट हो जाए। यहां पे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, अगली किसी कंपनी पे ट्राई करेंगे, ज्यादा चांसेस होंगे कि वहां पे शॉर्टलिस्ट हो जाए, लेकिन आपको टेलर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यू प्रिपेयर अ सीवी यू डीम राइट। ये बड़ी गहरी बात है। हम सीवी बनाते हैं और हम सीवी अपने तरीके से बनाते हैं। क्या आपने कभी ये सोच के सीवी बनाया है कि यार ये जो मैं सीवी बना रहा हूं देखना तो ये रिक्रूटर ने है। रिक्रूटर क्या देखना चाहता है इसके अंदर? आप तो सीवी उस तरह बना रहे होते हैं जिस तरह आप उसमें चीजें हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लग रहा होता है। आपने तो अपने आप को शॉर्टलिस्ट नहीं करना ना, रिक्रूटर ने करना है। रिक्रूटर क्या चाहता है? उसने जॉब पोस्ट में बताया हुआ है, वो ये चाहता है। क्या आपके सीवी के अंदर वो चीजें हैं? क्या आपके पास वो स्किल्स हैं? क्या आपने जो अपनी 50 स्किल्स लिख दी है वहां पे कि जी मैंने इतनी स्किल्स डाल दी हैं कि दुनिया की जहान की तमाम स्किल्स मुझे पता है, इतनी स्किल्स लिखने का, बिला वजह एक्स्ट्रा वर्डिंग्स डालने का, अपने सीवी को तंग करने का, ब्रीदिंग स्पेस खत्म करने का। पिछले बल्कि एग्जांपल आपको मैं दूं, मेरे पास एक साहब ने एक सीवी भेजा जिसके अंदर ना 2 पेज का सीवी था। उन्होंने कहा जी कि ये मुझे खास तौर पे फलां फलां बंदे ने बना के दिया है। सीवी स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने सीवी देखा ना, सीवी को देख के मैंने कहा उफ, इसको मैं क्या पढ़ूं।
आप बिलीव करें कि उसके पहले पेज पे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी कि उसमें से 4 सफ़े बन सकते थे। मतलब उसको इतना क्लस्टर अप कर दिया गया था कि मेरा उसको पढ़ने को भी दिल नहीं किया। इररेलेवेंट चीजें लिखी हुई थी। आप सिर्फ रेलेवेंट स्किल्स लिखें, इररेलेवेंट स्किल्स को जाने दें। मैं आपका सीवी 50 स्किल्स देख के शॉर्टलिस्ट नहीं करूंगा, किसी बंदे के अंदर 50 स्किल्स नहीं होती। लेकिन जितनी मुझे रेलेवेंट स्किल्स नजर आएंगी जो मैंने जॉब पोस्ट की है उस हवाले से, अगर वो मुझे ज्यादा से ज्यादा नजर आएंगी तो मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा। और मैंने रेलेवेंट स्किल्स 50 नहीं मांगी हुई, मैंने सिर्फ 5 मांगी हुई। तो आप 50 क्यों लिख रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 स्किल्स मेंशन कर दें, उसमें से अगर मुझे 4 भी काम की लग गई, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा। सो सीवी प्रिपेयर करें रिक्रूटर का माइंड जेन में रखते हुए, और रिक्रूटर ने अपना माइंड आपको दिखाया होता है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाई सीवीज यूजुअली फेल। नंबर 1 रीजन मैंने लिखा हुआ है और ये सच है, कस्टमाइजेशन नहीं होती। एक गोली 100 हाथी। कैंडिडेट वांट टू प्रिपेयर अ परफेक्ट सीवी एंड शूट इट एवरीवेयर। आप एक सीवी बनाएंगे, हर जगह गोली मारते जाएंगे। आप यकीन करें, एक और बड़ी फनी एग्जांपल है कि 10 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके पास एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम है। आपका क्या ख्याल है, वो 10 के 10 बंदों को कितने चांसेस हैं कि वो सबके सबको वही फ्लेवर पसंद होगा? मैंगो फ्लेवर है फॉर एग्जांपल आपके पास, हो सकता है उसमें से कोई चॉकलेट को ज्यादा पसंद करता हो, उसकी डिमांड चॉकलेट हो और आप उसको मैंगो दे रहे हैं। तो ये वही हिसाब है कि रिक्रूटर ने चॉकलेट मांगी है, चॉकलेट कोन आइसक्रीम, और आपने अपना सीवी जो है ना वो मैंगो कोन आइसक्रीम उसको फॉरवर्ड कर दी है। क्यों? क्योंकि जी पिछली कंपनी में भी मैंगो सीवी आइसक्रीम भेजी थी, तो मैंने यहाँ पे भी वही भेजनी है। कस्टमाइज नहीं करना, टेलर नहीं करना, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देखनी। देखना बहुत जरूरी है, नहीं देखेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है। लोग कहते हैं यार मैं दोबारा अपना सीवी टेलर करूं। भाई मैं आपको पूरा सीवी नहीं बनाने को कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वहां पे जो जॉब है ना, जहां पे वहां पे जो स्किल्स लिखी हुई है, पहले तो आप देखें कि वो स्किल्स आपको आती नहीं है कि नहीं। सीवी में अभी आपने कॉपी पेस्टिंग नहीं कर देनी, वहां की जॉब डिस्क्रिप्शन से कॉपी की और पेस्ट कर दिया, चाहे आपने वो स्किल्स हो ही ना। स्किल्स वही मेंशन करें जो आप वाकई समझते हो कि हाँ यार मेरे अंदर स्किल्स हैं। और अगर जो स्किल्स मांगी गई हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में वो स्किल्स आप में नहीं है, दैट मीन्स वो जॉब आपके लिए नहीं है। टाइटल बेशक वही हो, जरूरी नहीं है कि अगर आप एचआर मैनेजर हैं तो आप हर इंडस्ट्री के अंदर अच्छे एचआर मैनेजर साबित हो सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल है, मैं एचआर मैनेजर हूं, मैंने फार्मास्यूटिकल में आज तक काम नहीं किया, ठीक है। फार्मास्यूटिकल के अंदर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मेंशन की हुई है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। कंपनी फार्मास्यूटिकल है लेकिन ऊपर टाइटल एचआर मैनेजर है। अब अगर मैं खाली एचआर मैनेजर देख के वही वाला सीवी जो मैंने अपनी करंट कंपनी में जब मैं आया था और मैंने यहाँ पे सीवी सेंड किया था जो कि एक आईटी फर्म है, वही आईटी फर्म वाला सीवी अगर मैं वहां पे भेज दूंगा तो क्या मेरी शॉर्टलिस्टिंग होगी? उनको जो रिक्वायरमेंट है, उनको जो स्किल सेट चाहिए, वहां पे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री मैनेज करनी है, उसके लिए कुछ सर्टन सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, वो मैंने मेंशन ही नहीं की हुई। मेरा सीवी क्यों शॉर्टलिस्ट होगा? मैंने ऐड भी नहीं पढ़ा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कंपनी फार्मास्यूटिकल है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ टाइटल देखा। तो प्लीज सिर्फ टाइटल देखना छोड़ें। जिस दिन आप टाइटल के साथ साथ कंपनी, कंपनी के साथ साथ जॉब डिस्क्रिप्शन देखना शुरू कर देंगे ना, मैं आप लोगों को लिख के देता हूं कि आपके हायरिंग के चांसेस जो है ना वो 10% से बढ़ के 60% पे चले जाएंगे। आप जितनी कंपनीज में अप्लाई, एक तो अप्लाई कम करेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि यार ये रेलेवेंट जगह नहीं है। मैं अभी सीवी भेज रहा हूँ टाइटल देख के, लेकिन ये रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये जो काम करवाएंगे ना ये काम मुझे आता नहीं है। मैं अभी फड़े मार दूं और मैं यहाँ सीवी भेज दूं, शॉर्टलिस्ट भी नहीं होना। देख के भेजेंगे ना 5 जगहों पे, 2 जगहों से तो कॉल आएगी ही आएगी। कॉल आएगी, फिर बाद में उसको कैसे लेके चलना है वो हम अगले सेशंस में देखेंगे। अब मैं आता हूं इस स्लाइड की सबसे बिगेस्ट कंप्लेन की तरफ। द बिगेस्ट कंप्लेन, ये कंप्लेन किसकी है भला? ये कंप्लेन रिक्रूटर्स की है, एचआर मैनेजर्स की है, हायरिंग मैनेजर की है। कंप्लेन क्या है जी? वी गेट हंड्रेड्स ऑफ सीवीज बट हार्डली एनी वन ऑफ देम टॉक। समझ आई आपको बात? 100 सीवी हमें आते हैं, कोई हमसे मतलब लाइक कम्युनिकेट नहीं करता, टॉक नहीं करता, रेलेवेंट नहीं होता। इस टॉक का मतलब यहाँ पे वो रेलेवेंट नहीं होता। किस चीज से रेलेवेंट नहीं होता? जॉब डिस्क्रिप्शन से रेलेवेंट नहीं होता। और दूसरा, दे आर जस्ट अ लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। जस्ट अ लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। एक्सपीरियंस एजुकेशन तो हर सीवी के अंदर होता है। जस्ट अ लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस एजुकेशन क्यों होता है? ये वो चीज होती है, ये वो चीज होती है जो बेसिकली एक ही तरह का सीवी अगर 10 जगहों पे भेजा जाए तो 9 जगहों पे वो इररेलेवेंट होता है। तो इररेलेवेंसी जो है वो रिक्रूटर के लिए जस्ट अ लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस ही होगी, रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं होगी। और वो उससे सीवी जो है रेजोनेट नहीं करेगा उस जॉब से और लाइकेबल नहीं होगा। तो इसके बाद हम आते हैं अपनी लास्ट स्क्रीन की तरफ।
जिस पे मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की जो जॉब सर्च है वो आपके सीवी से भी शॉर्ट हो, यानी कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आप जल्द अज जल्द जो है अपनी डिजायर्ड जॉब्स हासिल कर सकें. With this, we come to the conclusion of our first class, which was CV preparation. Once again, I thank you everybody. और मैं आपको ये बताता चलूं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ मैं CV के सैंपल्स, ATS फ्रेंडली CV सैंपल्स भी, और उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपके CV की स्कैनिंग करती हैं और स्कैनिंग करके आप बताती हैं कि वो कितना ATS फ्रेंडली है. मतलब आप उन वेबसाइट्स के अंदर जो रिक्वायर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो जॉब एड है, वो फीड इन करते हैं और अपना सीवी देते हैं, तो वो रेलेवेंसी आपको बताती है. तो उनके भी लिंक्स मीरब आपके साथ ग्रुप में शेयर करेंगी. और उसके अलावा ऐसी वेबसाइट जहां पे एटीएस फ्रेंडली सीवीज के सैंपल्स पड़े हुए हैं एडिटेबल, उनकी भी कुछ लिस्ट है ऐसी वेबसाइट्स की, जो कि फ्री वेबसाइट्स भी हैं, कुछ पेड हैं उसके अंदर. वो लिस्ट भी मीरब आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बातें जहन में रखते हुए जो मैंने आपको आज बताई हैं, अब आप अपना सीवी जब प्रिपेयर करने के बाद रिव्यू करेंगे ना, तो आई एम 100% बल्कि 200% श्योर कि अब आपका सीवी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड भी नहीं होगा, जॉब से रेलेवेंट भी होगा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, जो ऐड होगा, एंड सेकेंडली इजी टू रीड होगा, रेलेवेंट होगा, शॉर्टलिस्ट भी होगा. और इनशाला जब वो शॉर्टलिस्ट होगा तो आपके हायर होने के चांसेस इनशाला और बढ़ जाएंगे. थैंक यू सो मच. जी मीरब, आई एम रेडी फॉर द क्वेश्चंस. जी सर, डिजीज का जो क्वेश्चन है अगर वो लिख के पूछना चाह रहे हैं तब भी बता दें, नहीं तो हैंड रेज कर लें ताकि वन बाय वन सबके क्वेश्चंस को आंसर कर सकें सर. मुझे हैंड रेज नजर आ रहा जी है सर. मुबशर हनीफ का और हाँ, पूना का. पूनम का. जी जी, तो पूनम आप क्वेश्चन कर लें. जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे एक ही कंपनी में किसी के 2 से 3 एक्सपीरियंस होते हैं, जिस लाइक अगर उसने HR ऑफिसर ज्वाइन किया हो, वहीं पे वो 2 बार और प्रमोट हो रहा है, तो उसको हम सीवी में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? लाइक हमें करंट डेजिग्नेशन लिखना चाहिए या फिर हम प्रीवियस डेजिग्नेशन भी उसके साथ, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन भी डिफरेंट होती हैं, पहले हम कुछ और काम कर रहे होते हैं और फिर हमारे टास्क जो है वो बढ़ते जाते हैं, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं सीवी? हाँ जी पूनम, वेरी नाइस क्वेश्चन. अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, जहन में आप सब लोग जहन नशीन कर लें इस चीज को. आपने सीवी के अंदर ना अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन, अपना जेडी नहीं लिखना. किसी Okay. भी जॉब के नीचे आपने अपना जेडी नहीं लिखना. आपने वहां पे अपनी अचीवमेंट्स मेंशन करनी है, या वहां पे जो जो काम आपने किए हैं ना, जो अचीव किए हैं, कोई टारगेट अचीव किए हैं, उनको क्वांटिफाई किया है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अच्छा, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना कि आप एक कंपनी में रहते हुए 3 पोजीशंस अगर आपकी प्रमोशन हुई हैं, तो आपने वो मेंशन कैसे करनी है? आपने वो तीनों मेंशन करनी है. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ. एग्जांपल बल्कि बता देता हूँ. मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, वो जॉब थी एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, जहां पर मैं एज एन HR ऑफिसर गया था. अब मैंने अपने सीवी के अंदर ये मेंशन इस तरह किया है कि मैंने टॉप के ऊपर तो कंपनी नेम ही लिखा है, और कंपनी नेम के बाद सबसे पहले यही मेंशन किया है. बल्कि अगर आप लोग मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको अपना सीवी जो है ना वो शेयर करके दिखा भी देता हूँ. वो ज्यादा रेलेवेंट रहेगा आपसे, आपको अंडरस्टैंड। नजर आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. 1 सेकेंड बस मुझे दीजिएगा. मैं अभी अपना जो सीवी है ना वो आपके सामने खोलता हूँ. ये CV, अगर मैं सीवी आपको ना भी दिखाऊं, आपने अगर लिंक्डइन प्रोफाइल ही देख लें, आप लोगों के पास अगर मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक है, आपको वहां से भी आइडिया हो जाएगा. लिंक्डइन जिस तरह उसको सीक्वेंस में लेके आता है ना, सेम इसी तरह आपने अपने सीवी के ऊपर भी वो सीक्वेंस में लेके आना है. ठहरे मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ताकि सब देख सकें. 1 सेकेंड. अच्छा जी, शेयरिंग मैंने करनी है स्क्रीन की, और शेयरिंग के लिए
आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। हाँ जी, नजर आ रही है आपको स्क्रीन? ओके। जी सर बिल्कुल। हाँ जी, अब मैं इसी स्क्रीन पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको वर्क हिस्ट्री कहाँ है मेरी? जी, अच्छा पूनम, आप देखिएगा कि यहाँ पे अल्फला इंश्योरेंस कंपनी आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, जी जी आ रहा है? यस हाँ जी। अब यहाँ पे देखिए टॉप पे कंपनी नेम है। टोटल उस कंपनी के अंदर जो मेरा ड्यूरेशन है वो 6 years 11 months का है। जो मेरी लेटेस्ट पोजीशन थी वहां पे, वो जो लास्ट पोजीशन थी वो थी डिप्टी ह्यूमन मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, वो टॉप पे आ रही है। उसका जो ड्यूरेशन था मैंने वो साथ मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, 1 year 10 months था, यानी कि मैं इस रैंक के ऊपर इतना अरसा रहा। उससे पहले असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स 3 years 4 months, वो उससे पुराना डेजिग्नेशन है तो वो उससे नीचे आ रहा है। टॉप पे आपका लेटेस्ट आएगा, उसके बाद जो उससे पिछला आपका टाइटल था वो, और उसके बाद जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपका जो पहला टाइटल था वो। तो ये आपने ऊपर कंपनी नेम एक ही देना है और उसके नीचे आपके 3 टाइटल्स आएंगे और तीनों टाइटल्स जो हैं डेट्स के साथ आएंगे और लेटेस्ट टाइटल आपका टॉप पे होगा, उसके बाद आपका उससे पुराना टाइटल और सबसे एंड में आपका सबसे पहला टाइटल, ये मेंशन होगा। तीनों मेंशन करने हैं, मकसद ये बताने का। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। सर नेक्स्ट मुबशर, क्वेश्चन मोहम्मद आदिल। मुबशर का भी हाथ रेज हुआ था। मुबशर का मैं कह रहा था कि पहले से मुबशर हाथ आप रेज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुबशर, आपका ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया और आपने ये सेशन अरेंज किया। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो सीखने को मिली है, जो कि मैंने भी बता दी बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो भी ज्वाइन करने की हुई है इस सेशन में। तो ये जो हैंड रेज मैंने पहले किया हुआ था, अब नहीं है वो, शायद अभी तक अपना शो हो रहा है। क्वेश्चन मेरा कोई नहीं है। अच्छा, और आपका सिर्फ यही है कि सेशन को जितना और ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। नहीं, आप लोगों से इंशाल्लाह आफ्टर सेशन जो है मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सेशन के बाद नीरव आपसे फीडबैक भी लेंगी। आप लोगों ने अपना फीडबैक जरूर देना है कि सेशन आपको कैसा लगा, क्या उसमें कमियां थी, क्या चीज और बेहतर हो सकती है। अब जो चीज अच्छी लगी है वो भी बताइएगा ताकि इसको और इम्प्रूव किया जा सके। जी नेक्स्ट जी क्वेश्चन। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। जी सर मोहम्मद आदिल का एक क्वेश्चन था, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। मोहम्मद आदिल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी 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 अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे छोटे से जी, बहुत दो शुक्रिया। सवाल है। एक तो ये जी, कि जी। सीवी में फोटो के हवाले से कुछ लोग को समझते हैं कि अच्छा है, कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा नहीं है। सो आपकी राय जानना चाहता हूँ इस पर। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है वो रेफरेंस के हवाले से, जो सीवी में रेफरेंस हम लिखते हैं तो क्या ये जरूरी है, या अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो बाद में दे सकते हैं वो भी अच्छा है। अगर है तो फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैं उधर अच्छे मतलब 2-3 आदमी को जानता हूँ जो अच्छी पोजीशन पे है, तो क्या वो मैं एक ही कंपनी से मेंशन कर सकता हूँ या एक ही काफी है, या वो 2 में 3 लिख दूं, या मतलब क्या आपकी इसके बारे में क्या राय है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको आदिल साहब, बहुत शुक्रिया क्वेश्चन का। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके दोनों। सबसे पहली चीज जो कि आई थिंक काफियों का क्वेश्चन होगा, तस्वीर यूज की जाए कि ना की जाए। एक्चुअली बाज रिक्रूटर जो है ना, इसका ना जो आंसर है वो 50-50 है। 50-50 मैं इसलिए कहूंगा, अगर आप मेरी राय लेंगे ना तो मैं जो है ना, या तो अगर आपने तस्वीर यूज करनी है ना, अगर आप, मैंने अपने सीवी के ऊपर तस्वीर लगाई हुई है। मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं, मेरे सीवी के ऊपर मेरी पिक्चर है, लेकिन मेरी पिक्चर लेटेस्ट है और वो हेडशॉट है। हेडशॉट से मुराद ये है कि वो जो है सेल्फी नहीं है, लेकिन इतनी पिक्चर है कि मेरा फेस और मेरा ऊपर जो शोल्डर्स वाला एरिया जो है ना, चेस्ट वाला एरिया, सिर्फ इतना मेंशन है। एंड इट्स माय लेटेस्ट पिक्चर। लेटेस्ट से मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा भी महीना पुरानी है, या कोई ऐसी पिक्चर नहीं है कि सीवी के ऊपर पिक्चर अगर देखी है और बाद में अगर मुझे शॉर्टलिस्ट करके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है तो लोग हैरान हो जाए कि यार यहाँ पे तो आपकी दाढ़ी नहीं थी, यहाँ पे आपकी दाढ़ी है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। सीवी आप पे आप पिक्चर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि कुछ पोजीशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया एटीएस के हवाले से, तो पिक्चर स्कैनिंग जो है ना, वो पिक्चर अगर आपके सीवी पे होगी तो एक तो वो एटीएस को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, मे बी वो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है वो पिक ना कर सके।
तो अगर आप ऐसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं जहां पे हजारों सीवीज आपको पता है कि उस जॉब के लिए जा रहे होंगे, तो उस पर पिक्चर ना लगाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपने पिक्चर लगानी है जरूर लगाएं, लेकिन उसको प्रोफेशनल रखें और हेडशॉट रखें। कोई ऐसी फोटो ना हो कि आप किसी एक बड़ी खूबसूरत सी पहाड़ी पे खड़े हैं और पीछे बड़े प्यारे प्यारे पहाड़ नजर आ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। या ऐसी पिक्चर ना हो जिसपे आपने बड़ा साइड पे मुंह करके इधर करके देख पोज बनाया हो और आप सामने देख नहीं रहे। तस्वीर प्रोफेशनल लो, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, सीरियस सड़ा हुआ फेस भी नहीं होना चाहिए। उसको देख के रिक्रूटर्स की भी कुछ परसेप्शंस होती हैं। अब मेरे सामने अगर कोई सीवी आता है, उस पर एक बंदे ने बड़ा ही एक सख्त किस्म का फेस बनाया हुआ है, तो मैं कहता हूँ यार ये तो मतलब एक जजमेंट खामखा क्रिएट होना शुरू हो जाती है सीवी पे पिक्चर को देख के। तो कोशिश करें कि आपको पिक्चर का सहारा अगर नहीं लेना पड़ रहा ना, तो आप अपने सीवी को वर्ड वाइज इतना स्ट्रांग बनाएं, उसके अंदर कीवर्ड्स इतने अच्छे रखें, उसको इतना रेलेवेंट बनाएं कि बंदा बाद में जब आपको मिले तो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी को देख के आपसे इंप्रेस हो, ना कि आपकी पिक्चर को देख के आपके बारे में शुरू में ही कोई जजमेंट बना ले। तो आई होप कि आपको मेरी पिक्चर वाला जो है ना वो मामला समझ आ जा हो गया होगा कि मर्जी आपकी लगाएंगे तो आपके बारे में परसेप्शन पहले भी बन सकती है, और एटीएस में अगर आपका सीवी स्कैन होगा तो वहां गड़बड़ भी हो सकती है। अगर आपने लगाना ही है तो लेटेस्ट पिक्चर लगाएं, हेडशॉट लगाएं। दूसरी चीज जो रेफरेंस वाली है ना, रेफरेंस में इस हवाले से कह रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करते हैं, आप ए कंपनी में काम कर रहे हैं, आप बी में अप्लाई करते हैं जी, बी में आप दो बंदों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, या सॉरी ए कंपनी में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे दो बंदों के साथ या आपके जो कुलीग्स हैं उनके साथ आपका बड़ा अच्छा रेफरेंस है। बेसिकली रेफरेंस यूज होता है किसी सीनियर पर्सन का। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज एन एचआर मैनेजर, मैं अगर रेफरेंस दूंगा ना नेक्स्ट जहां पे मैं हायर होने के लिए अपना सीवी दे रहा हूँ और मैं सीवी में रेफरेंस मेंशन कर रहा हूँ, तो मैं अपने करंट एम्प्लॉयर के सीईओ जो मेरे सीईओ हैं मैं उनका रेफरेंस मेंशन करूंगा। लेकिन मैं रेफरेंस मेंशन करने से पहले उनको बता दूंगा कि सर मैं आपका नाम एज अ रेफरेंस अपने सीवी में यूज कर रहा हूं, और आपको ये भी पता होना चाहिए या आपका उनके साथ रिलेशनशिप ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए। आजकल यूजुअली रेफरेंसेस जो हैं वो सीवीज के अंदर मेंशन नहीं होते। रेफरेंसेस एक बड़ी कॉमन सी चीज है, बैकग्राउंड चेकिंग के लिए यूज होते हैं, और वो अमूमन जो ऑनबोर्डिंग एचआर एग्जीक्यूटिव है वो आपसे मांग लेता है। तो अगर आपने सीवी में नहीं भी मेंशन किए होंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलीव मी, आपके सीवी के पॉइंट्स जरा से भी 0.5 या 0.6% बेहतर नहीं होते अगर आपने रेफरेंसेस मेंशन नहीं किए होंगे। बाद में जब आपकी हायरिंग होती है तो ऐसे लोगों का रेफरेंस मेंशन करें जो कि जरा आपकी कंपनी के अंदर सीनियर पोजीशंस पे हो, ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, और उनके साथ आपके राब्ते जितने अच्छे होंगे, जितने टर्म्स आपके अच्छे रहे होंगे, वो आपके बारे में उतना ही अच्छा बोलेंगे, और जो जितना सीनियर पर्सन आपके बारे में अच्छा बोलेगा आपका ऑब्वियसली रेफरेंस जो है वो उतना ही स्ट्रांग होगा। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है? चलें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस सेशन को आज कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे जो है ज्यादा मैं शुक्रगुजार मीरब आपका भी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड एवरीबडी एल्स जो आप लोगों ने सैटरडे वाले दिन, जो कि अमूमन छुट्टी का दिन होता है, आप लोगों ने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके जो है इस टाइम को निकाला, और आई होप कि आप लोगों को इसका फायदा ही हुआ होगा। और अभी ग्रुप के अंदर मीरब आपके साथ कुछ चीजें जो हैं वो शेयर करेंगी, उनको गो थ्रू जरूर कीजिएगा, और आई एम श्योर कि आपको वो जो लिंक्स हैं जो मीरब शेयर करेंगी वो आपके काम भी आएंगे। सेकेंडली जो सीवी सैंपल्स हैं वो भी आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी वंस अगेन। अच्छा, इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी जो है वो कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर जो है वो अवेलेबल होगी, और उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन में, जो कि नेक्स्ट सैटरडे को सेम टाइम 7 o'clock शुरू होगा, और वो होगा लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।